हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एजुकेशन चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th एनएसओ फिजिक्स में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। इससे जो पिछले सेशन में हमने देखा था बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यू, अब भाई जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उन्हें बता दूं एमसीक्यू क्या होते हैं। एमसीक्यू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेशनल साइंस ओलंपियाड एक ऐसा ओलंपियाड है जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाया जाता है और इसके इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी हैं आपके लिए। अब इसमें हम एमसीक्यू क्यों सॉल्व करते हैं? देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, कहीं ना कहीं हमें बड़े होकर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव देना है, बी इट ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो अब वहाँ पे आके हम घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि हम तैयारी पहले से नहीं करते। तो ओलंपियाड आपको मदद करवाएगा, ये एमसीक्यू वाला वीडियो मदद करवाएगा कि कैसे जो है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आगे जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, उसके होंगे 4 ऑप्शंस और उन 4 ऑप्शंस में एक होगा करेक्ट आंसर। व्हाट यू हैव टू डू, अपने पेन और नोटबुक निकाल लो, सॉल्व करना चालू कर दो और जैसे ही क्वेश्चन आता है उसका करेक्ट आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आओ भाई, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है कैसे कहानी चलती है, जो नए आए हो कोई बात नहीं। क्या करना है, क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वैसे ही बड़ी फास्ट टाइपिंग करते हो मुझे पता है, तो जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन देखो सॉल्व करके आंसर बताओ कमेंट करके, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहां मैं देख सकती हूँ सभी के आंसर्स। कैसे बताना है आंसर, देख लो रूल भाई। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद ही ऑप्शन लिखोगे, डोंट डायरेक्टली पोस्ट दी ऑप्शंस, ताकि मुझे समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है भाई, किसका आंसर दे रहे हो। तो 1 लिख के फिर ए बी सी या डी ऑप्शन लिख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, two resistances 1 ohm and 2 ohm are connected in series and then in parallel. The ratio of the effective resistance of series and parallel combination of resistances is A 2:9, B 9:2, C 3:1 or is it D 1:2? अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स में देती हूँ, ज़्यादा टाइम चाहिए तो पॉज करके कर लो, लेकिन आंसर आप बताओगे, फिर उसके बाद जो है मैं सोल्यूशन बताऊंगी कैसे सॉल्व किया जाता है। कहानी किसकी है? रेजिस्टेंस की है। तो याद करो, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन देखे थे, सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, समझो मेरी बात। 2 रेजिस्टेंस ये हैं, टेक इट टू बी R1 एंड R2, एक है 1 ओम एंड एक है 2 ओम। क्या कहा गया है? जितनी देर मैं आपको इतना बता रही हूँ, जल्दी से आंसर बता दो कमेंट करके। ये जो मैं बोलती हूँ ना, मैं आपको वक्त देती हूँ कि सॉल्व करके आप ही बताओ आंसर मुझे, और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी तो चेक कर लेना। चलिए, पहले किस में कनेक्टेड है ये? फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ याद होगा सीरीज कैसा होता है, ऐसे कनेक्शन रहता है, सेम करंट फ्लो करता है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो बोला पहले हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, फिर बोला इन्हीं सेम रेजिस्टेंस को हमने किस में कनेक्ट किया है, वी हैव कनेक्टेड देम इन पैरेलल, जो कि होगा कुछ यूं, ठीक है। ये 1 ओम, ये 2 ओम। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है द रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। रेशियो यानी क्या? ये कहना चाह रहे हैं RS, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, ये रेशियो क्या होगा? तो उसके लिए कुछ नहीं यार, स्टेप बाय स्टेप RS निकाल दो, RP निकाल दो, उनको रेशियो में कर दो। थोड़ा वक्त मैं दूंगी इसको सॉल्व करने के लिए, तब तक मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, इट शुडंट टेक मच टाइम, इजंट इट? चलो भाई, RS क्या है? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो RS में क्या करते हैं बेटा, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस प्लेस हो, व्हाट यू नीड टू डू टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सिंपली यार उसको ऐड कर दो, कुछ नहीं करना है। 1 ओम है, 2 ओम है, ऐड कर दो, 1 + 2 कितना होता है? 3 ओम। ये आ गई सीरीज की कहानी। अब पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला याद है, 1/RP, 1/R1 + 1/R2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। और जिसको कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, उसको जाके देखो, अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। अभी यहाँ पे मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो R1 क्या है? 1 ओम। R2 क्या है? 2 ओम। बेटा LCM निकाल के बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 2, 2 + 1 यानी 1/RP कितना आ गया? 3/2। मुझे क्या निकालना है? RP निकालना है, तो इन्वर्स कर दूंगी, कुछ भी नहीं करो, ऊपर नीचे कर दो। 1/RP को ऊपर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 बन जाएगा 2/3। तो ये आ गया इसका रेजिस्टेंस। ये RS है, ये RP है, ठीक है। आपको क्या करना है? RS/RP।
तो ये वैल्यूज़ क्या इधर प्लेस कर सकते हो मेरे लिए? इतना काम करोगे? इतनी आसान तो कर दी सब कुछ मैंने स्टोरी। आर एस हो गया 3 ओम, आर पी क्या है 2/3। अब क्या करूँगी मैं, इसको ऊपर लेके जाऊँगी 3 को, बिकॉज ये नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले गई तो ये हो गया 3 × 3/2। 3 × 3 कितना होता है 9/2। तो विच मीन्स आर एस अपॉन आर पी इज 9/2। मैं कुछ बताना चाहूँगी इसमें इन्फॉर्मेशन, सिली मिस्टेक हो जाती है, क्या है ना, बच्चों को डिफरेंस समझ नहीं आता है 9/2 में। अब ये आर एस अपॉन आर पी 9/2 है। अच्छा, इस 9/2 को मैं इस टू साइन लगा के कैसे लिखूंगी 9:2। ओके, अब आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 2:9 भी दिया है, तो गलती ये कर देते हो, आपको लगता है दोनों चीजें एक है, बहुत फर्क है भाई। 9/2 होता है 9:2 और 2/9 होता है 2:9। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 9:2, which means option B will be the correct answer. I very well hope सभी ने यही आंसर दिया है, समझ गए हो कैसे पैटर्न चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन 2 से भी सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। चलिए भाई जल्दी से ये एक थोड़ा ना माहौल बनाओ, बोलते ना हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाओ, यानी कमेंट सेक्शन भर दो यार पूरा कमेंट से, ताकि देखते जाओ आपके कितने फ्रेंड्स क्विकली आंसर करते हैं। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर। Resistances of 2 ohm and 3 ohm are connected in series. If the potential difference across 2 ohm resistor is 3 volt, the potential difference across 3 ohm is A 4.5 volt, B 9 volt, C 3 volt or is it D 2 volt? अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट यानी क्या होता है, बिगिनर से थोड़ा ऊपर। तो अगेन मैं बता रही हूँ, आसान सी कहानी है, 2 रेजिस्टेंस दिए हैं आपको, कुछ नहीं है। R1 गिवन लिख दिया करो यहाँ पे, R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर यानी R1 के अक्रॉस कितना है, उसको V1 ले लूंगी मैं 3 वोल्ट, तो आपको क्या बोला है V2 निकाल दो। ओके, ऐसी कुछ कहानी दी गई है, गिवन लिख लिया करो हमेशा एक साइड में, ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। अब इसमें आपको किसको याद करना है, ओम जी को याद करना है। कौन ओम जी? ओम्स का लॉ याद है कि नहीं भाई, V इज इक्वल टू आई आर। बेटा V और R का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी अगर V बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कैसे लिख सकते हो इस चीज़ को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा अगर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? बिल्कुल, कोई शक नहीं भाई। आओ, V1 क्या है 3 वोल्ट, V2 तो निकालना है। अब एक काम करो, इनको इधर उधर ले आओ, R को इधर ले आओ, R2 को, ये 3 हो जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा V2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? अरे कुछ नहीं किया है यार मैंने, थोड़ी मैथमेटिक्स समझा करो। बेटा मेरे V2 की वैल्यू निकालनी है, सो आई टुक इट ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, एंड मैंने इस पूरी वैल्यू को ले आई मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, इन्वर्स करके। सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू V2। 9/2 कितना होता है, 9/2 को सॉल्व करो तो 4.5 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। V2 कितना हो गया 4.5 वोल्ट। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को याद करना चाहिए और कोशिश ये किया करो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखो मैथ्स में भी वर्ड प्रॉब्लम से चिढ़ते हो भाई, लेकिन होते आसान है। तो व्हेनेवर यू गेट सच क्वेश्चंस, हमेशा कोशिश किया करो सिंबल के साथ वैल्यू लिख लो। क्वेश्चन में आपको थ्योरी दी है, आप यहाँ सिंबल के साथ वैल्यू लिख दो ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। चलिए क्या आ गया, 4.5 वोल्ट ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन ए 4.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। सभी का यही आंसर है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर having resistivity 1.5 into 10 to the power minus 8 ohm is doubled, its new resistivity will be A, B, C या D। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं पर्सनली चेक करूंगी कि भाई किस किस ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन कहता है एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो से बेटा डिनोट करते हैं ना इसे, उसकी वैल्यू दी है। अब बोला है इस कंडक्टर की अगर लेंथ को आप डबल कर दो, रेजिस्टिविटी ये है, इसकी लेंथ पहले L थी, आपने क्या कर दिया, इसकी लेंथ को डबल, डबल यानी क्या कर दिया, डबल यानी क्या कर दिया 2L कर दिया। थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, 2L कर दिया।
तो अब इसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी? अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक और हिंट दूंगी, कभी भी क्वेश्चन आए यार भगा मत करो सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आ गया सॉल्व करना है, पहले उस क्वेश्चन को देखो, समझो, अपने बेसिक्स कभी मत भूलना। होता क्या है, स्टूडेंट्स लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और ज़्यादातर बेसिक वाले क्वेश्चन गलत कराते हो। हमेशा याद रखा करो, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। सो फॉर दैट एटलीस्ट जो क्वेश्चन में स्कोर कर सकते हो उन्हें गलत मत करो। बहुत बड़ी हिंट दे दी है मैंने कि बेसिक पे है ये क्वेश्चन। चलिए भाई, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दिया होगा कमेंट सेक्शन में। ए, बी, सी एंड डी क्या है इसका उत्तर? लेंथ को अगर डबल कर दोगे तो रेजिस्टिविटी नई क्या होगी? चलो इसके लिए क्या याद करना है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है भाई? इतना तो याद करो, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है। जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी थी, तो रेजिस्टेंस हमने देखा था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। बेटा हमने ये तो कहीं भी नहीं पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी जो है लेंथ पे डिपेंड करती है। The resistivity of a conductor does not depend on its length. वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तभी जो है हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में, चाहे तुम लेंथ को डबल करो, ट्रिपल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी विल बी द सेम। आई होप जिसको ये कॉन्सेप्ट आया है आपके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, और किसी से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर्स जाके देख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, मतलब यहाँ क्या वैल्यू है, जितनी वैल्यू यहाँ है उतना ही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में सेम वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आंसर बताओ जल्दी से। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 millimeter square whose resistance is 1.56 into 10⁻⁻2 ohm. Given resistivity of aluminium is 2.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. सिंपल, अगेन फॉर्मूला पे क्वेश्चन है यार, जल्दी से सॉल्व करो। तब तक कि मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ गिवन लिख रही हूँ। क्या क्या गिवन है? आपको क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ को कैलकुलेट करना है। दिया क्या है? एरिया दिया है 1 millimeter square, और क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है 1.56 into 10⁻⁻2 ohm, and what is given? Resistivity is given, rho is given. rho कितना है? 2.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. लो, ये मैं क्यों लिखती हूँ, इसका एक रीज़न है। होता क्या है फिजिक्स में, सभी स्टूडेंट्स फार्मूलाज मैंने देखे हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको सभी फार्मूला रटे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूलाज तो लर्न कर लिए। अरे बेटा, उन फॉर्मूलाज को क्या करोगे? लेके घूमोगे तो नहीं। यू हैव टू पुट दोज फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चन। तो वो कैसे अप्रोच आएगी इस वीडियो में, वही तो सीख रहे हैं यार, अप्रोच सीखते हैं हम। देखो अप्रोच कैसी है, यहाँ पे आपको सब चीज़ वर्ड्स में लिखी है। देखो, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। तो फॉर्मूला भी तो हमने सिंबल से याद किए थे। तो जब मैं ऐसा गिवन लिखूंगी, जब आप क्वेश्चन में भी लिख दोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे दिमाग में घूमेगा, हाँ यार ऐसा कोई फॉर्मूला है जो मैंने याद किया है। तो बता दो यार क्या फॉर्मूला है वो। आर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद है कि नहीं? रो एल अपॉन ए। कुछ याद आया बच्चों? बताओ। इस टाइप का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया के रिलेशन में। सो सिंपली आपको सॉल्व करना है। मैथ्स का कमाल है इसमें, आपको एल की वैल्यू निकालनी है। अब एल की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों चीज़ों को कहाँ भेज दो? लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट यू विल डू, आर ए अपॉन रो इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू निकाल लोगे सिर्फ। सिंपल मैथमेटिक्स से आपको इसे सॉल्व करना है। बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो आप इस चीज़ को याद रखना। आपको वैल्यू किस में लिखनी है? इसकी मीटर में लिखनी है, तो इसको मीटर में आप कन्वर्ट करके लिखोगे। इज इट क्लियर और नॉट? ये दिख रहा है आपको कैसे काम करना है? यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ को पुट करो, मिलीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में कन्वर्ट करके करना, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ अप्रोप्रिएट लगे वैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपको जो भी सही लगे। मैंने तो एक हिंट दी है, ठीक है? जल्दी से, मैं थोड़ा सा वक्त और दूंगी क्योंकि मैंने हिंट दी है, तो मैं वक्त भी दूंगी। कुछ टाइम लो और जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे बताओ सही आंसर। फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया? बिल्कुल, इस फॉर्मूले से सॉल्व करो जल्दी से। चलिए सॉल्व करिए। समझ आ गई है ना कहानी पूरी?
चलो जिसको लगता है टाइम ले सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा था अपन ने फॉर्मूला, एल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखा था। एल निकालना तो हमें, तो आर ए अपॉन रो, सिंपली वैल्यूज प्लेस कर दो। मैथ्स की कहानी है, आर किधर है यार, बस वैल्यूज प्लेस करते जाओ, ठीक है। ए कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, 1 मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, 10 टू द पावर -6 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन, ये मैथ्स आपको इतनी तो सीखनी पड़ेगी भाई, रेजिस्टिविटी 2.6 इंटू, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे बेटा क्योंकि ऑलरेडी मीटर में है, ओम मीटर में है। अब इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, और अपन इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसको सॉल्व करोगे जब, तो आंसर आपका कुछ आएगा 0.6 मीटर आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं आंसर दिया है। बोलोगे मैम ऑप्शन में तो 0.6 मीटर नहीं दिया, यानी हमारा आंसर गलत है। बिल्कुल नहीं, हमेशा ऑप्शन में देखा करो, सब मीटर में तो नहीं है बेटा, 2 आंसर मीटर में है तो 2 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी है। सो व्हाट यू डू, वट एवर आंसर यू गेट, ट्राई टू कन्वर्ट इट, उसको कन्वर्ट करके देखो। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आंसर गलत होगा फिर, ठीक है। उसको कन्वर्ट करके देखो, पहले इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 करो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 पॉइंट इधर खसक जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर। अरे भाई ये तो दिया है ना ऑप्शन में, तो यानी ऐसे छोड़ के भग मत जाना, 0.6 है ही नहीं आंसर, मैं जा रही हूँ मैम, पेपर छोड़ के जा रहे हैं हम। अरे ऐसा थोड़ी ना करना है, उसको देख लेना पॉसिबिलिटी, जो जो यूनिट्स होती हैं उसमें अगर कन्वर्ट होके आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड। यानी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 60 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट इट। फॉर्मूला सिर्फ निकालना है, बाकी तो मैथ्स का खेल है भाई। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, solve this question and tell me the answer. It is again a good question. For the two circuit 1 and 2 shown below, the voltmeter readings would be A, B, C या D। क्या है, आपको 2 सर्किट दिए हैं, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2। अब दोनों सर्किट में आपको बताना है वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर यानी क्या, जो वोल्टेज को रीड करेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी 1 या 2 में आपको बतानी है, A, B, C या D में से। कुछ वक्त मैं दूंगी, ऑब्जर्व करो सर्किट को और देखो, ऑब्जर्व करो और सर्किट को देखो। नंबर 1 सर्किट है, नंबर 2 में कुछ बोलूंगी नहीं इसमें, क्योंकि अगर मैंने कह दिया ज़्यादा तो हिंट मिल जाएगी, आंसर पता चल जाएगा। गौर से देखना सर्किट को, सर्किट में जितनी चीज़ें पड़ी हैं पहले उसको देखो, भगना नहीं सॉल्व करने के लिए। ऑब्जर्व द सर्किट एंड देन मूव ऑन टू योर आंसर। सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2। मैं इतना तो देख पा रही हूँ कि सीरीज पहले वाले में सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टर, दूसरे में पैरेलल में है, और दोनों का भाई वोल्ट भी सेम दिया गया है, मेंस का सप्लाई भी सेम है 3 वोल्ट और इधर भी 3 वोल्ट। तो रीडिंग क्या आएगी वोल्ट मीटर की 1 और 2 में। चलिए आई होप समझदारों को पहले ही समझ आ गया होगा कि मैम क्या दिक्कत आई, और जिसको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं यार, हम सीख लेंगे, यहाँ से सीख लेंगे, एग्जाम में गलत नहीं करेंगे लेकिन। ओके चलो, सबसे पहली और फनी चीज़ अब मैं बता दूँ, बिल्कुल है ना, अब मत ट्राई करो, अब देख लो अब क्या होगा। सबसे फनी चीज़ भाई, बेटा मेरे दोनों सर्किट ऑब्जर्व करो। स्विच जानते हो स्विच क्या होता है? अरे वही स्विच जो अभी पंखा चालू करना बंद करना, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो बेटा यहाँ पे स्विच का सिंबल ऐसे करते हैं हम, सिंबल पढ़े थे हमने, स्विच के सिंबल होते हैं ये 2 ऐसे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, स्विच इज ओपन, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड ये है स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड यानी स्विच ऑन है भाई, तभी करंट फ्लो करेगा। तो इफ फर्स्ट वाले में आपने स्विच को ही ऑन नहीं किया गया है, कनेक्शन ओपन है, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द बेसिक्स, दिस इज एन ओपन सर्किट एंड दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट। तो बेटा ओपन सर्किट में कोई भी रीडिंग नहीं दिखेगी आपको वोल्ट मीटर की, 0, कोई भी रीडिंग नहीं दिखेगी, 0। एंड इन द अदर वन क्लियरली दिख रहा है 3 वोल्ट आपको दिख रहा है, स्विच ऑन है तो क्या रीडिंग दिखेगी 3 वोल्ट, यानी नंबर 1 सर्किट रीडिंग विल बी 0 वोल्ट एंड नंबर 2 3 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन में ये बात कही गई है? आई थिंक क्लियरली इन ऑप्शन सी इट सेज 0 वोल्ट इज सर्किट 1 एंड 3 वोल्ट इन सर्किट 2। समझ आया? तभी हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन देख के एकदम सॉल्व करने मत भगा करो, बेसिक्स को रिवाइज करो। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट हमने पढ़ा है, उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया। सो आई वेरी वेल होप सभी का आंसर क्या आया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 थियोरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए।
बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और इज इट डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नाउ डोंट गेट वरीड, कितनी सारी थ्योरी है, एक फॉर्मूला है उसमें रिलेशन दिया है हीट और करंट का। तो अगेन आई विल गिव यू सम टाइम, रिमेंबर दैट फॉर्मूला एंड टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन। हीट और करंट का, एक कंडक्टर में हीट और करंट का क्या रिलेशन है, दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपको बताना है जल्दी से। ओके, हियर कम्स माय टर्न। कुछ याद करो, कुछ याद आया? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है हीट के लिए, करंट के लिए, जब ये दोनों दिए गए हैं तो क्लियरली देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी H जितना बढ़ेगा उतना ही करंट का स्क्वायर बढ़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यानी कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी ऑप्शन सी हो जाता है इस केस में हमारा करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल रिलेशन, लेकिन देखो कितना अच्छे से आपको एक मार्क मिल गया इस पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ये आपको डिटेल पता होनी चाहिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ए 700 वॉट, बी 726 वॉट, सी 736 वॉट, और इज इट डी 746 वॉट। ये पढ़ा चुके हैं और आना चाहिए। हॉर्स पावर, नो मैम घोड़े की पावर है ये, हॉर्स पावर पढ़ा चुके हैं ना बिल्कुल ही। 1 HP इज इक्वल टू कितने पावर के बराबर होता है, कितने वॉट के बराबर होता है? क्या इसके लिए टाइम चाहिए? बोलो नहीं मैम, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, क्विकली से टाइप करो, कमेंट में आंसर बताओ किस किस को ये डेटा याद है। हॉर्स पावर काफ़ी आसान सा यार क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद था तो ठीक है, नहीं था तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से इस चीज़ को नोट कर दो भाई। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्या आप देख पा रहे हो, ओलंपियाड में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो कुछ कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें ज़रूर याद रखा करें। ओके, काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, the amount of heat energy produced in 5 minutes by an electric heater rated at 1000 watt is A 2 into 10 to the power 5 joule, B 3 into 10 to the power 5 joule, C 4 into 10 to the power 5 joule, और is it D 300 joule। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। आंसर में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शंस बता दिया करो, A, B, C या D। फिर से एक हिंट दे रही हूँ, इट इज़ अ वेरी स्मॉल फॉर्मूला जिसमें हीट, पावर एंड टाइम का एक रिलेशन है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन हाई लेवल में इसलिए आते हैं क्योंकि कभी कभार क्या हम बेसिक फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं, तो हमें लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। लेट मी सी हु गेट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड फिजिक्स के लिए यार ये बेस्ट मेथड है, फिर से कह रही हूँ, जो हम साथ में MCQs लगाते हैं। तो इस टाइम पे अगर मेरे साथ इतनी तैयारी भी करोगे ना तो भी इनफ हो जाएगा लेवल 1 के हिसाब से। चलिए, उम्मीद करती हूँ आंसर आ चुका होगा सभी का। नाउ इट्स माई टर्न। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। क्या पूछा जा रहा है? हीट एनर्जी, H से हम यूजुअली डिनोट करते हैं हीट को, ठीक है। कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है, कितनी देर में? बेटा टाइम दिया है 5 मिनट, ओके, बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड। नाउ ओवर हेयर अगेन आई हैव टोल्ड, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्लियरली ये नहीं कहेंगे कि भाई ये पावर है, वो क्यों बताएंगे? आपको ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। 1000 वॉट है, वॉट इज वॉट, वॉट इज पावर, ठीक है। तो कैपिटल P क्या हो गया? 1000 वॉट। अच्छा भाई, अब इस तरह लिखा है, अब तो थोड़ी हिंट मिली होगी, अब तो सॉल्व कर सकते हो। अगेन मिनट्स याद रखना, टाइम यू टेक इट इन सेकेंड्स, सो डू कन्वर्ट इट एंड देन सॉल्व। वे यू डू द मिस्टेक्स, मिस्टेक कहाँ करते हो? कन्वर्ट नहीं करते हो भाई। आ जाइए, चलिए भाई, आसान सी कहानी है। हीट के लिए हमने क्या देखा है? हीट के लिए भाई एक और फॉर्मूला होता है, जैसे हम कहते हैं पावर क्या है, पावर क्या होती है? चलो छोड़ दो भाई, हीट को छोड़ दो, पहले पावर से शुरुआत करते हैं। पावर याद है कि नहीं? ठीक है, गर्ल पावर याद है। तो पावर क्या होती है? एनर्जी कहते हैं, या हम कहते हैं हीट एनर्जी कंज्यूम्ड इन सो एंड सो टाइम, ओके, पर सेकेंड।
या अपॉन टाइम, रेट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम्ड। तो रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आप टाइम से डिवाइड करते हो वो होती है रेट। सो ओवर हेयर व्हाट यू हैव टू डू, आपको भैया पावर दिया है, आपको भाई पावर दिया है, टाइम दिया है, बोला है हीट निकालो, क्यों नहीं निकाल सकते। इफ यू हैव बीन गिवन वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस यू कैन टेक आउट दिस, क्या करो टाइम को ले जाओ इस साइड पे, तो कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यही बच्चे सोचते हैं मैम ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये थोड़ी ना था फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये था। आपको क्या करना है, याद करा करो कौन सी क्वांटिटीज यूज्ड हैं। सो H इज इक्वल टू पी इंटू टी, वॉट इज पावर, पावर इज 1000, वॉट में ही है तो नो नीड टू चेंज। टाइम को याद रखो, टाइम है मिनट्स में, तो 5 इंटू 60 यहीं कर दो, क्या आएगा आंसर, 5 इंटू 6 30 होता है भाई, 30 इंटू ये कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर 4 जूल, ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसा दिया हो ऑप्शन में तो ठीक है, 30 तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, इस जीरो को भी यहाँ डाल दूंगी, सो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ओके, किया क्या करो, आंसर निकाला करो, चेक दी ऑप्शंस, इफ इन दी ऑप्शन यू कांट फाइंड 30 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, तो बच्चे आज आधे वही मैंने जैसे बताया, कहते हैं मैम चल दो यार आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं दिया। वेट, हर पॉसिबिलिटी ट्राई किया करो, आपको पता है इस 30 का भाई एक जीरो आप लेके जा सकते हो, तो यहाँ ले गए तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यार ऑप्शन बी में दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन सॉल्व करना समझ आया होगा। एंड जो भी आपको लगता है यार ये नई वेराइटी का क्वेश्चन है तो उसको अलग से लिख लिया करो अपने नोट्स में, ठीक है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। ऑल राइट, बी हो चुका है इसका आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगी यार आप सॉल्व करके बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से बताइए। टिल द टाइम वी विल रीड द क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, one of 200 volt 40 watt and the other 200 volt 100 watt are connected in a house wiring circuit। घर की वायरिंग सर्किट में। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या दिया है बेटा, वोल्ट और वोट में, ये हमें पता है रेटिंग होती है, ऐसे करके बल्ब्स में दी होती है रेटिंग करके, ठीक है, तो ये दो बल्ब की रेटिंग आपको दी है। अब आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, दे हैव इक्वल करंट्स थ्रू देम। B, the resistance of the filaments in both the bulbs is same. C, the resistance of the filament in 40 watt bulb is more than the resistance in 100 watt bulb. Or is it D, the resistance of the filament in 100 watt bulb is more than the resistance in 40 watt bulb. तो थोड़ा सा टाइम लो, कॉन्सेप्ट को समझो फिर सॉल्व करो, इसमें जल्दबाजी नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी हिंट मैं दूंगी, ये पहले नहीं पता था तो अब पता चलना चाहिए कि हाउस वायरिंग, घर की बेटा जो वायरिंग होती है ना उसमें कनेक्शन कैसे रहता है, याद कर लो आज से, अगर याद नहीं हो तो उसमें जो है इन रेजिस्टर्स का कनेक्शन होता है पैरेलल में। 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सो इन हाउस वायरिंग व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस आर देयर, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल यानी हमें पता है करंट अलग अलग जाएगा भाई, अरे कुछ याद है कि नहीं, ऐसा होता है पैरेलल कनेक्शन। ये एक रेजिस्टर आया, यहाँ से एक रेजिस्टर आया, करंट I आया है लेकिन सेम करंट नहीं जाएगा, I1 होके कुछ जाएगा I2 होके। सो दिस इज बेसिकली पैरेलल कनेक्शन। आई होप फ्रॉम दिस हिंट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। यार इसके बाद तो क्या ही दिक्कत आएगी, बोलो पलक मैम पूरी तो चीज़ आपने बता दी, अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। कुछ चंद सेकंड में दूंगी, जल्दी से कमेंट वाले सेक्शन में बताओ ताकि मैं देख पाऊँ यार कौन बड़े एक्टिव स्टूडेंट्स हैं हमारे जो सही सही आंसर देते हैं। भाई देखो टीचर जितनी जितनी बातें कहता है ना उतनी भी मानते जाओ ना, कहानी आसान हो जाएगी, लाइफ आसान हो जाएगी। ओके, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आप हमसे पढ़ते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के टीचर्स हैं, गुरु जिसे आप कहते हो ना, तो कुछ कुछ मैं तभी कहती हूँ इंपॉर्टेंट बातें हैं समझो, कहानी आसान है, पैरेलल वाली कहानी बता दी तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत आएगी। चलिए नाउ इट्स माय टर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझो मेरी बात को, अब ध्यान से सुनो। 2 बल्ब की बात है, घर की वायरिंग की बात है बेटा मेरे। एक मेथड में नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिससे आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। नया मेथड यानी क्या, दिस इज बेसिकली पीपल जो लोग ओलंपियाड देना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव्स के लिए बहुत सुंदर सी हिंट है ये, और ये एक ऐसी उम्र है जिसमें इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। एलिमिनेशन मेथड,
पहले भी कभी बता चुकी हूँ मैं, और जिसने नहीं सुनी हो आज सुन लो, इतने बड़े अक्षरों में लिख रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड। नाउ व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? रियलिटी शोज वगैरह हम देखते हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सो ये मेथड बहुत ही सुंदर मेथड है बेसिकली फॉर कॉम्पिटिटिव्स, या जिसे हम कहते हैं MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। होता क्या है, कभी कभार हमें पता होता है, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसका आंसर अगर 42 आएगा तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंसर 42 रहेगा। लेकिन देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, आपको एक बात कह दी और उस पर 4 ऑप्शन दे दिए। नाउ आपको क्या करना है, हर ऑप्शन को पढ़ के सही या गलत बात बतानी है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, इफ वी डोंट एग्जैक्टली नो कि कौन सा आंसर सही होगा, तो हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट यानी निकालते जाते हैं कि भाई तुम तो आंसर हो गए ही नहीं। ऐसा होता है ना, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो हमारे तो हमें पता है कि ये तो कहीं से कहीं तक भी आंसर नहीं होगा। सो वी विल फॉलो दिस मेथड। इस मेथड से आपको अप्रोच भी सीखने को मिलेगी। चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने आपको क्या बता दिया, घर की जो हाउसिंग है पैरेलल होती है। अब पैरेलल में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, दे हैव इक्वल करंट्स थ्रू देम। बोलो कैसी बात कर रहे हो, अभी अभी बताया। पैरेलल कनेक्शन कुछ यूं होता है, कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो आप, कि पैरेलल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एक करंट आ रहा था आई, अब उसको राइट भी जाना है लेफ्ट भी जाना है, तो वो भाई क्या करेगा, है ओमनी प्रेजेंट तो है नहीं, है वो भगवान तो नहीं है, इधर भी चला जाए उधर भी चला जाए, तो वो क्या करेगा, डिवाइड होके कुछ अमाउंट जाएगा I1 के तौर पे लेट्स से, कुछ जाएगा I2, विच मीन्स कि यहाँ पे जो 2 बल्ब है, मान लो ये बल्ब B1 है ये B2 है, तो क्या इनमें करंट सेम जा रहा है, हाँ या ना, बस अपनी मुंडी हिला बोलो नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, ये तो करंट अलग जा रहा है। पहला पॉइंट कहता है करंट सेम जा रहा है, तुम गलत हो भाई, इसको बोल दो टाटा बाय बाय, यानी कुछ भी हो ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर। तो हमारी कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी बिकॉज हमारे पास रहेंगे सिर्फ 3 ऑप्शन। चलो ऑप्शन बी पे आओ। अब द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट्स इन बोथ द बल्ब इज सेम। अब रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता है, क्यों, तो इसकी वजह सुनो। देखो यहाँ पे आपको रेटिंग दी गई है, ठीक है, रेटिंग समझते हो ना, वोल्ट और वॉट में। सो इफ यू रिमेंबर, पावर और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, पावर रेजिस्टेंस वोल्टेज का, P is equal to V square upon R. I very well hope you must remember this formula. P is equal to V square upon R, where P is power, V potential difference है, voltage है, R resistance है। बेटा मेरे देखो तो सही, P और R आपस में रिलेटेड है, और इनका रिश्ता क्या है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बोलोगे मैम ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिश्ता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से उल्टे चलेंगे। उल्टे मतलब क्या, कि अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ अगर आप पीछे लगाओ, पीछे आपको बल्ब नंबर 1 में दी है रेटिंग 200 वोल्ट 40 वॉट, एंड बल्ब नंबर 2 में, ये क्वेश्चन का ही डेटा है बेटा, 200 वोल्ट और कितना था, 100 था शायद, है ना, हाँ 100 वॉट। सो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम दिस, पावर तो आपको दिया गया है, रेजिस्टेंस की कहानी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे पावर और ये वाला पावर, बताओ किसका पावर ज़्यादा है, B1 या B2 का। तो बोलो यार मैम कैसी बात कर रहे हो, 40 और 100 में से कौन ज़्यादा होगा, एनीवन कैन टेल दिस आंसर, ये तो 100 ही ज़्यादा होगा। इन दिस केस पावर तो ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे ज़रा ये बताओ, दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। अब जब पावर B2 का ज़्यादा है और रेजिस्टेंस पावर से उल्टा चलता है, यानी अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, तो विच मीन्स इन केस ऑफ रेजिस्टेंस R1 ज़्यादा है R2 के। समझ आया कि नहीं, आराम से देखो इस कहानी को, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इससे रिलेशन बताया। नाउ हमने दोनों बल्ब्स की रेटिंग लिखी, अब उसमें वोल्टेज तो सेम है तो उसका क्या ही करो, पावर को उठा लो आप, ठीक है, वोल्टेज सेम है क्या ही कर सकते हो, पावर को उठाया, दोनों में से पावर किसका ज़्यादा है, 100 ज़्यादा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, बिकॉज ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसका पावर ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, एंड हेंस हमने ऐसे साइन लगाए हैं, विच मीन्स बल्ब नंबर 1 जो 40 वॉट का है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स, रुकावटें ज़्यादा होंगी तभी तो इतनी पावर नहीं दे पा रहा है वो बेचारा। चलिए अब इससे मुझे बता सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, बी में,
रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट्स इन बोथ द ट्यूब इज सेम, हो ही नहीं सकती यार, सेम कैसे रहेगी। नंबर 3 सी वाला ऑप्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन 40 वॉट बल्ब इज मोर देन द रेजिस्टेंस इन 100 वॉट बल्ब। ये कहना चाह रहा है 40 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है 100 वॉट से। तो बोलोगे मैम अभी तो यही बात करी थी हमने पीछे, तो बिल्कुल सही है, मिल गया आपको आपका सही आंसर। लुक, इधर मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी इन चीज़ों में टाइम लगता है। व्हेन यार आई हैव सम स्टूडेंट जिनके ऐसे सवाल रहते हैं कि मैम यार अपन को सॉल्व करने में तो इतना टाइम लग जाता है जब अपन वीडियो देखते हैं, तो वीडियो में मेरा क्या मकसद है भाई, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एक बार समझ जाओगे, उसके बाद जब आप एग्जाम सॉल्व करोगे ना तो इससे आधे से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आर यू गाइज रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 10? ओके, चलिए भाई, मस्त सर्किट वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। सर्किट आपको दिख रहा है इस साइड पे। व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जो करंट जा रहा है आई, ये जो करंट है आई, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ए 1/2 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 3/2 एम्पियर और इज इट डी 2/3 एम्पियर। 3/2 2/3, वही समझ गए आप, समझदार हो बड़े भाई। ठीक है, चलिए क्या दिख रहा है सर्किट में बता देती हूँ, कुछ टाइम दूंगी बेटा, सर्किट को सही कर लेना, समझना। कॉम्बिनेशन दिया है, मिक्स्ड ग्रुपिंग है, सीरीज पैरेलल मिला के दिया है। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि कौन से वाले सीरीज में है और कैसे इसकी ना ये जो उलझी हुई है इसको मैं सुलझाऊं। आई होप दैट इज क्लियर। 2 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, यू जस्ट हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। ओके, आपको आई करंट के बारे में बताना है, आपको रेजिस्टर्स को जो है अच्छे से सॉल्व करना है। ये देख लो, ये 1 ओम दिया है, ये भी 1 ओम है और ये दिया है 2 ओम। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है 2 वोल्ट। सो आई वेरी वेल होप कि इससे जो है करेक्ट आंसर आपका बाहर आ जाएगा। कुछ टाइम दे रही हूँ, सर्किट देख के सॉल्व कर लो। 2, 1 और 1 ओम दिया हुआ है। अब देखो यार कैसे चलेगी ये कहानी, आगे समझो। आपको इतना पता है सीरीज और पैरेलल में जब है तो हम पहले तो देख लें सबसे पहला सीरीज कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। ये जो पहेली दी गई है ना इसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रेजिस्टर है, सेम डायग्राम बनाओ, समझो कि कैसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्लियर है, ये लाइंस यहाँ की बनाना। ऑलराइट, चलिए भाई, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है। इससे भी खैर हमने कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व किए हैं। अब समझो मेरी बात, यहाँ पे जो केस हो रहा है, यहाँ पे आके देखो एक वायर जॉइंट है, एक वायर यहाँ गया, एक वायर यहाँ गया, यानी ये कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल। अब थोड़ा अगर आप यहाँ पे आगे आओगे ना तो यहाँ से एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे व्हेन यू आर कमिंग ओवर हेयर, यहाँ पे कोई भी वायर जॉइंट नहीं है बेटा, ये वायर जॉइंट नहीं होता है, ये सेम ही वायर को मोड़ दिया गया है। मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो जब भी दिखे कोशिश क्या करो, अगर जो चीज़ पहले सही से सॉल्व हो सकती है, हमें दिख रहा है यहाँ पे सीरीज आराम से सॉल्व हो सकता है, कोई वायर जॉइंट नहीं है, क्योंकि 3 है यार, 2 होते तो कर लेते, 3 है तो पहले सीरीज को सॉल्व करो। सीरीज में ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, सिंपल एडिशन करते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, 1 + 1 दैट इज 2 ओम। तो ये वाली कहानी थोड़ी सुलझ गई। कैसे, ये देखो यार, ये 1 बन गया, 2 की जगह जो है अब ये बस 1 बन चुका है, दैट इज 2 ओम। नाउ अगेन वी नो कि यहाँ पे वायर जॉइंट है, यानी ये दोनों पैरेलल में है। तो सेकंड जो है आप पैरेलल के लिए निकाल लो इक्वल रेजिस्टेंस, ये RS आ गया, पैरेलल के होता है 1/RP इज इक्वल टू, अब ये दोनों सेम है, 1/2 + 1/2। कुछ नहीं करना है यार, सिंपल एडिशन हो जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि एलसीएम सेम है। 2/2 हो जाएगा, 2/2 क्या होता है, 1 ओम। यानी आपका टोटल जो, यानी ये 1/1 ओम है, एक ही बात है, उल्टा सीधा कर लो 1 को, 1 का 1 ही रहेगा ये। यानी फाइनली जो आपका आंसर आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, दैट इज 1 ओम। बट डोंट बी इन अ हरी, आपको ये नहीं आपने 1 देखा तो बड़ी मजे आ गए, वो तो आपको खैर ऑप्शन में 1 दिया नहीं हुआ है, नहीं तो जल्दी से टिक कर आते। रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो अभी आपने क्या निकाला है, रेजिस्टेंस निकाला है, वोल्टेज आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो ये किस और इशारा करता है, कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है। ये तो रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे थे, बिकॉज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ओम्स लॉ। क्या होता है, V = IR,
इसको हमेशा याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर। नाउ इन दिस केस व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको निकालनी है I की वैल्यू, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। I यहाँ पे रखो, R को नीचे ले आओ। नाउ सिंपली पुट दी वैल्यूज, I इज इक्वल टू V कितना है, उधर दिया है कनेक्शन में बैटरी में 2 वोल्ट, R कितना आया था 1 ओम। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 2 बाय 1 क्या हो जाएगा, बोलोगे मैम I इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या लगाओगे, यूनिट A क्या होती है, एम्पियर, दैट इज करंट की यूनिट। सो ओवर हेयर इट्स योर आंसर, आंसर आ गया आपका 2 एम्पियर। कितना आसान था क्वेश्चन यार, आपको सिर्फ ये जो घूमा फिरा सर्किट था उसको सही से सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकालना था, वोल्टेज की वैल्यू दी थी, ओम्स अप्लाई करके यू फाइंड आउट द करंट। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा समझने की देरी है। यानी इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो भाई गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अगेन थ्योरी पे बेस्ड, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो। व्हाट इज इमटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, A its specific resistance, B its radius, C its length, or is it D current flowing through it? अच्छा क्वेश्चन है, उसके पहले जल्दी से रिकॉल कर लो फ्यूज वायर क्या होता है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट है क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन टाइप भी आता है निकालने का, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहती हूँ ना बहुत एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद कर लोगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 1 थिंग इमटेरियल में ये कहना चाह रहे हैं, मैं बता देती हूँ, कभी कभार क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन पूछने की साइंटिफिक बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इमटेरियल का यहाँ पे मतलब है इंडिपेंडेंट, मतलब फ्यूज का जो वायर है इन चारों में से किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कुछ चेंज हो जाए कोई एक चीज़, सो दैट इज कॉल्ड इमटेरियल। तो ये वर्ड को याद रख लो, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए तो इमटेरियल कहना चाहता है इंडिपेंडेंट। चलिए, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर क्या होता है यार, ये एक प्रिवेंशन वाली चीज़ रहती है जो कि क्या है, सर्किट में अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है तो ये क्या सर्किट ब्रेक कर देता है, यानी कोई बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आने वाला होता है करंट का या फिर ऐसा कोई डैमेज होने वाला होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर क्या होती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है बीच में से। तो यही फ्यूज वायर के लिए कह रहे हैं इन चारों में से किस पे डिपेंड नहीं करती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, रेजिस्टिविटी को कहते हैं, रो से डिनोट करते हैं, रेडियस R हो जाएगा, लेंथ स्मॉल l हो जाएगी, करंट I हो जाएगा। ओके, चलिए भाई हमें क्लियरली पता है। देखो फ्यूज वायर में क्या होता है, फ्यूज वायर जो है वायर का लेंथ जितना भी हो, याद ध्यान से सुनना, फ्यूज वायर का लेंथ जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर को वायर का लेंथ कितना भी हो उससे वो इंडिपेंडेंट रहता है, डजंट, उसको ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि वायर का लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर ज़्यादा एफिशिएंट होगा सर्किट ब्रेक करने के लिए, ऐसा कोई भी रिलेशन इसमें वर्क नहीं करता है। यानी क्लियरली इमटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज इट्स लेंथ। तो इस पॉइंट को मैं आप चाहती हूँ जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लेना। ओके, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रूर मैं बताऊंगी, है ना, जिससे बन जाए वो कर सकता है ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम is covered with ice and a voltage of 210 volt is applied across the wire, then the rate of the melting of ice is A 0.85 grams per second, B 1.92, C 6.56 और is it D 5.65 grams per second। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक नया हीरो आने वाला है कहानी का, L, कैपिटल L से डिनोट होता है, इसे कहते हैं लेटेंट हीट। ये मैंने आपको बेटा सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया, एक हिंट दे दी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी मेल्टिंग ऑफ आइस पे, तो जिससे बन जाए ठीक है, नहीं बन रहा है घबराओ नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एक स्टेप आगे का है। ओके, लेटेंट हीट यूज़ करके आपको निकाल सकते हो इस चीज़ को। अच्छा, अब ये भी सोच रहे होगे कि इस वायर से आइस कैसे मेल्ट हो रही है भाई, तो देखो वायर में रेजिस्टेंस होता है, पढ़ते तो हैं वायर हीट, क्यों, कोई अप्लायंस चलाओ, देर तक फ़ोन को चार्ज करो, देर तक टच करके देखना अडॉप्टर को गर्म हो जाएगा, या कोई भी आप लैपटॉप चार्ज कर रहे हो उसके अडॉप्टर को हाथ लगाना गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है वायर का उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
तो ये कहानी उसी की है, थोड़ी सी आगे है बस कि आइस मेल्ट हो रही है इस हीट से, तो वो कैसे निकाल सकते हो। ओके, थोड़ा आप ट्राई दे सकते हो इस क्वेश्चन को। आपको क्या क्या गिवन है देखो, आर गिवन है, रेजिस्टेंस बेटा दिया गया है, यहाँ लिख देती हूँ, रेजिस्टेंस दिया है आपको 20 ओम, वोल्टेज आपको दिया है 120 वोल्ट, हीट के ऊपर बेस्ड है ये चीज़, और मैंने आपको कहा है एल से कुछ आएगा लेटेंट हीट करके। अच्छा, उसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ आपको, कोई बात नहीं, लेटेंट हीट की वैल्यू मैं दे देती हूँ, 80 इंटू 4.2 जूल्स पर ग्राम वाली वैल्यू है ये, ले लो भाई। लेटेंट हीट को यूज़ करना है एच की जगह, H इज इक्वल टू एम एल की जगह इसको यूज़ करना है। अगेन फिर से बता रही हूँ, आए तो ठीक है, नहीं तो मैं हूँ ना यार, मैं सॉल्व करके बताऊँगी, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए अब देखो, पीछे ही हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, तो हीट को हमने क्या लिख दिया था, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन को यार प्लीज अच्छे से समझते जाओ क्या करना चाह रही हूँ मैं, क्लियर है इतनी बात। अब देखो बेटा, पावर के लिए एक फॉर्मूला हमने और लिखा था, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ी जगह लेगा यार ये, आ जाओ इधर। क्या लिखना है, पहले लिख दो फिर से लिख दो, कोई बात नहीं। हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, कैसा पावर है ये, पावर इंटू टाइम, ठीक है, P इंटू टी, पीछे देख चुके थे। अब मेरी बात यहाँ समझो, बोलो मैम क्वेश्चन में तो पावर दिया नहीं है, हम हमेशा किसके हिसाब से काम करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी सॉल्व करने लगूँ। मैं कैसे रिप्लेस करूँगी पावर को, बिकॉज मैंने देखा कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है, और बाकी बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ ना वैलिड डाउट है कि मैम हम कैसे लेते हैं, इसमें आपने पावर की जगह कुछ और क्यों ले लिया, क्या गलती थी बेचारे पावर की। सो यू रीचेक द क्वेश्चन, जितनी बार यू आर राइटिंग, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखते हो क्वेश्चन को एक बार देख लिया करो कि भाई क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया है, तो मैं करूंगी क्या पावर का, जब मेरे पास पावर ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगी इस केस में, मैं पावर का एक फॉर्मूला याद करूंगी। कौन सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू, अरे ये भी पीछे, सब तो पीछे देख चुके हैं हम, क्वेश्चन बचा ही क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करके देखा था, अरे देखा था कि नहीं। तो अब आप जो है इस चीज़ को पुट कर सकते हो यहाँ पे। क्यों पुट कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू हमें दी है, हमें क्वेश्चन में V भी दिया है, R भी दिया है। तो यू कैन डू H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, टी क्या है, इनटू टाइम हो गया। इज इट क्लियर। अब हमें क्या दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करी है, तो एक आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ, H इज इक्वल टू हीट जो होती है, ये जो रेजिस्टेंस से हीट निकल रही है, दैट इज इक्वल टू M इंटू एल। अब M होता है मास, L क्या होता है, L पीछे ही मैंने बताया लेटेंट हीट होती है। बहुत ज़्यादा दिमाग जहाँ नहीं लगाना है वहाँ कृपया करके मत लगाएं। 80 वैसे इसकी वैल्यू होती है कैलोरीज में, हमें जूल्स पर ग्राम में चाहिए, तो 80 इंटू 4.2 हमने वैल्यू इसकी ली है। ये साइड वाली चीज़ें हैं, जो डेटा मैं कहती हूँ याद नहीं करना है तो मत करो भाई, मैं सिर्फ बता रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, ये क्लियर है भाई। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, एम एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। हमें बेटा निकालना क्या है, ग्राम्स पर सेकंड। आप देख रहे हो यूनिट क्या दी है आंसर में, ग्राम्स पर सेकंड, यानी ग्राम मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का मास होगा अपॉन टी। तो ऐसी सिचुएशन मुझे पीछे लेके आनी है, अरे पीछे जो सॉल्व कर रहे थे मास अपॉन टाइम लाना है, तो मैं क्या करूँगी, एम को यहीं रहने दूँ, चलेगा, टी को इधर ले आऊँ नीचे, एम अपॉन टी कर दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर है, और यहीं नीचे मैं एल को भी ले आई। वो क्या करेगा उधर बेचारा अकेला, तो उसको मैं यहाँ ले आई। तो इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बन गया, इन दोनों चीज़ों को यहीं रखे रहने दो और आगे सॉल्व करो। एम अपॉन टी, मेल्टिंग ऑफ आइस पर सेकेंड, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू थी 210, हाँ 210 का स्क्वायर है। सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, कृपया करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा करो, सॉल्विंग पे टाइम ज़्यादा मत लगाया करो। 20 ओम, ठीक है, 20 इंटू और क्या बचा एल, एल हो जाएगा 80 इंटू 4.2। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट। मैं ये नहीं चाहती कि मैथ्स आप इधर ज़्यादा ध्यान दो, बहुत ही बेसिक है, मल्टीप्लाई डिवीजन है। फिजिक्स गलती कहाँ करते हो ये बताती हूँ, फॉर्मूला समझो, चीज़ों को सही पुट करो। अरे यहाँ तो अपन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 2 मिनट ज़्यादा लेके सॉल्व कर लेना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सही बिठाओ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई जस्ट रिपीट इट अगेन। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम होता है, ये हमें पता था। हीट हमें निकालनी है तो ऐसा फॉर्मूला ले आए। अब पावर का करूँगी क्या, क्वेश्चन में नहीं है, तो पावर को मैंने रिप्लेस कर दिया उसके फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से। नाउ यहाँ पे मैंने हीट को ले लिया M इंटू एल के टर्म्स में। L इज लेटेंट हीट, वैल्यू भी आपको बता दी मैंने।
m/t, क्योंकि ग्राम्स पर सेकेंड जैसी सिचुएशन मुझे लेके आनी है। तो ये किया, l को इधर ले आई, ये फॉर्मूला बना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। क्विकली से इसको सॉल्व करो m/t करके। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 6.56 ग्राम्स पर सेकेंड में। दिस विल बी योर एक्चुअल आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर मेल्टिंग ऑफ आइस का। एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा एक लेवल अप वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट जो भी है आप ले सकते हो। इधर आइए भाई, तो आंसर क्या था? 6.56। यहाँ क्लियरली दिख रहा है मुझे, ऑप्शन सी में दिया है 6.56 ग्राम्स पर सेकेंड। फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव अगेन अ स्मॉल हिंट कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े बोलते हैं ना दूसरी जगह के कॉन्सेप्ट्स लाते हैं, ये बन रहे हों तो ठीक है, नहीं तो इन पे ज़्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें, ये मेरी सजेशन है। देयर आर कुछ स्टूडेंट्स जो H=ml रिलेट कर सकते हैं तो करें, लेकिन जिसको नहीं समझ आता है तो आप कृपया करके जो है बेसिक्स पढ़ते जाएं, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, 50 में से मुश्किल से ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हार्डली जो बहुत अलग होते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। चलिए, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है समझो। आपको एक सर्किट दिया है, लेट्स रीड द क्वेश्चन, और जिससे हो जाए जल्दी से बता दो आंसर। फॉर इंश्योरिंग डेसिपेशन ऑफ सेम एनर्जी in all 3 resistors R1, R2, R3 connected as shown in the figure, their value must be related as। यानी 3 रेजिस्टर्स आपको दिए गए हैं इस फिगर में, ये है R1, ये है R2, ये है R3। ये चाह रहे हैं कि इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर सेम हो, अगर इन तीनों रेजिस्टर्स में जो है एनर्जी डेसिपेशन सेम हो, वैल्यू तो नहीं, एनर्जी डेसिपेशन सेम हो, तो उसके लिए हम जो है उनकी वैल्यू को क्या रखें। समझ आया कि नहीं? R1, R2, R3 में सेम एनर्जी डेसिपेट हो, उसके लिए हम ऐसा क्या करें, हम इनकी वैल्यू को क्या रखें, आप बताइए। तो इन चारों में से क्या रिलेशन आएगा? A, तीनों इक्वल हो जाए, B, R2, R3 इक्वल हो और R1 इज इक्वल टू 4R2, C ये वाला रिलेशन है, एंड D है R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दिमाग को भाई पॉलिश करना पड़ेगा। अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या करो, सिंपली थोड़ा आराम से इसको देखो, कनेक्शन देखो कैसे हो रहा है, करंट कहाँ डिफर कर रहा है, और एक और हिंट दे दूँ तो भाई रेजिस्टर्स वाली बात है, कॉम्बिनेशन पे जाओ, कॉम्बिनेशन पे जाओ, और उसके बाद ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है ना, हिंट दे रही हूँ मैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, है ना, V=IR करके, है ना। इस फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप जो है I=V/R, जहाँ आपको लगे जो चीज़ सही है उस हिसाब से एक बार इसको ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन सा पैरेलल में दिया है, क्या दिया है, सीरीज में है या नहीं है, वो आपको देखना है। अगेन बस एक बार क्लियर कर दूँ, ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। तीनों में हम चाहते हैं सेम एनर्जी डेसिपेट हो, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। ओम्स लॉ से भी कर सकते हो, या फिर एक और हिंट है, अगर आपको और इजी तरीके से करना है तो वैसे भी कर सकते हो। अब सबसे पहले एक चीज़ तो देख लो, चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, एक करंट से अपन रिलेशन लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे करंट आ रहा है, अपन ले लेते हैं स्मॉल आई। अब एक बात बताओ, स्मॉल आई यहाँ पे जब आएगा, ये एक वायर जॉइंट है क्योंकि पैरेलल का कनेक्शन है, तो यहाँ पे कुछ फ्लो करेगा, उसे अपन ले लेते हैं I1 और यहाँ पे ले लेते हैं I2। क्यों अलग हुआ? क्योंकि पैरेलल में है, वायर जॉइंट है, तो सेम करंट कैसे जाएगा। लेकिन R2 और R3 में इतना तो पता है ना, वोल्टेज सेम है। किसको याद करना है? पैरेलल कनेक्शन को याद करना है। पैरेलल में वोल्टेज सेम, बस करंट जो है अलग अलग जाता है। तो ऐसा रिलेशन लिखो, थोड़ा सा हमें इसमें लिखने का काम है, तो समझो इस बात को पहले। नंबर 1 थिंग देखो, हमें क्या पता है, H=V²/RT। हीट क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला इतनी बार सॉल्व करोगे ना तो आपको अलग से फॉर्मूले याद करने ही नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही फॉर्मूलाज जो है याद हो जाएंगे। सो अगेन कमिंग टू द सेम फॉर्मूला, H= पावर इनटू टाइम। अब पावर की बात नहीं है, यहाँ पे V² और R है, तो हमने ये ले लिया। नाउ इन दिस केस व्हाट डू वी नो, कि ये जो V है हमारा, किस केस में? R2 एंड R3 के केस में। इन R2 एंड R3 बेटा क्या सेम है? V इज सेम, वोल्टेज सेम है। तो इस केस में हम जो है
R2 एंड R3 की वैल्यू भी क्या कहेंगे, ये भी सेम हो सकती है भाई, ये भी सेम होगी, तभी तो वोल्टेज सेम है और तभी तो जो है पावर कंजम्पशन भी कैसा होगा, दोनों में सेम होगा। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बेसिकली ये जो है हीट एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम होगी, समझ गए कि नहीं। तो यानी एक रिलेशन तो इस्टेब्लिश यहाँ पे ही हो गया, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं थी, बाकी मेहनत आती है दूसरे वाले में। यहाँ तो R2 इज इक्वल टू R3 आ गया। अब समझो R1 और R2 की कहानी को हम कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन दिया है या तो इनमें से कोई रिलेशन होगा या फिर R1 और R2 से रिलेशन होगा इनका। तो बोलोगे मैम इतना तो समझ गए कि R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 वाला केस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो कुछ कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करते जाओ, ये वाला पॉइंट अभी आते हैं, रुक जाओ, ये वाला पॉइंट होल्ड पे है, R1 इज इक्वल टू R2 एंड R3। चलिए अब किस पे आते हैं, अब जो है आपको बात करनी है एनर्जी कंजम्पशन की, क्योंकि यहाँ पे I है, यहाँ पे I1 है, तो हम क्या ले सकते हैं, हम पावर के टर्म्स में ले सकते हैं I² RT। कुछ याद है कि नहीं भाई? अच्छा, स्मॉल r कहाँ से आया भाई, कैपिटल R, ऐसा कुछ ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I² यानी क्या, जैसे V² अपॉन RT था, तो वैसे ही V की जगह अगर हमें I के टर्म्स में लिखना है, सो व्हाट वी कैन राइट, पावर या हीट इज इक्वल टू I² RT। क्लियर है बिल्कुल कहानी? अब समझो क्या बात है, यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है। सिचुएशन ऐसी है कि अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, किसको, R1 को और R2 को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। इज इट क्लियर और नॉट? हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इनके बीच में कोई रिलेशन लेके आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब क्या करो, आप लिखो I² RT, तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख दो यहाँ पे जो है I1² R2T, क्या हो गया ये बताओ। ये I1 इसका करंट है, R2 जो है इसका रेजिस्टेंस है और T टाइमिंग इनकी है। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यहाँ बात तक समझ आई कि नहीं? अब क्या करो, अब कुछ नहीं, सिंपली जो है आप पहले तो सबसे पहले क्या करो, T और T को बोल दो कि यार तुम जो है टाटा बाय बाय हो जाओ, तुम जो है टाटा बाय बाय हो जाओ, हमें R1 और R2 के बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो ठीक है भाई, I² आ गया, R आ गया, इज इक्वल टू I1² आ गया, R2 आ गया। यहाँ पे R1 भी ले लोगे तो भी चलेगा, सिंपली मैंने R करके उसे नोट डाउन कर लिया था। इतनी बात समझ आई है कि नहीं? इसके हम आगे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। चलो भाई, अब I² R1 एंड I1² R2, आप ये समझ रहे हो 1 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसकी करंट की वैल्यू हमने यहाँ से क्या करी है, अलग ली है। क्लियर? अब एक चीज समझो, करंट यहाँ पे आ रहा था I, यहाँ पे जाएगा जब, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, बेटा समझो मेरी बात को, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट कैसे डिवाइड होगा? बोलोगे मैम अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो आधा आधा ही डिवाइड होगा। अरे है कि नहीं? आपके जो है मदर एक चॉकलेट लेके आई, भाई को देना है, बहन को देना है, दोनों सेम ही एज के हैं, तो ऐसा नहीं है कोई बड़ा या छोटा है कि बड़े को बोला यार तू कम ले ले, कोई बात नहीं, छोटे को ज़्यादा दे देती हूँ, नहीं यार, दोनों ही 5 साल के हैं तो दोनों में से कोई नहीं मानेगा, तो दोनों को क्या देंगी, इक्वल प्रोपोर्शन। सो ओवर हेड जब रेजिस्टेंस भाई दोनों का सेम है तो करंट कहेगा मैं दोनों के पास सेम ही तो जाऊँगा। तो यानी यहाँ पे जो बेटा अपना I जा रहा है ना, यहाँ पे जो I जा रहा है फ्लो करके, वो कैसा है, वो हाफ है। किसका हाफ है? यानी वी कैन राइट I1 इज हाफ ऑफ दिस, I2 का हाफ है, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस चीज को फॉर्मुलेट करें, यहाँ से नोट डाउन रखना, यहाँ पे आके इसको फॉर्मुलेट करते हैं। एक रिलेशन हमने ऑलरेडी देखा पीछे, उसको अपन आगे लेके जाते हैं, ठीक है भाई। ये R1T है, I² R1T इज इक्वल टू किसके बराबर? अच्छा बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसलिए इक्वल टू का साइन है, अपने मन से नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, ये जो एनर्जी है इसको सेम करना है, एनर्जी डेसिपेशन सेम है। सेम है यानी क्या, ये जो I वाले से थी R1 से R2 के बराबर होनी चाहिए, तो I² R1T ये पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या होगा, I1² R2T। ये कंफ्यूज मत होना, I1 R2 का ही करंट है बेटा, I1 जो है आप नाम कुछ और भी ले सकते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। R2 का करंट है, I1 किसका करंट है, R2 का करंट है। अब मुझे एक बात बताओ, I² R1T, I1²
पीछे ही हमने एक फॉर्मुलेशन देखा था, I1 किसके बराबर है, I/2 के। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैम दोनों रेजिस्टर सेम है तो आधा आधा ही जाएगा, तो इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू, I1 की जगह व्हाट विल आई राइट, आई राइट I/2। यहाँ पे मैं I1 की जगह लिख दूंगी I/2 का होल स्क्वायर, R2T वही लिखे रहने दिया मैंने। बिल्कुल क्लियर है कहानी। क्या करो, जो जो कैंसिल हो सकता है कर दो, टी को कैंसिल कर दो, यहाँ पे I स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, R1 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, R2 आ तो गया रिलेशन। क्या करना था, थोड़ा सा लग रहा हो अगर कहानी उलझी हो, क्योंकि एक्चुअली ना अपन ने I1 I2 ले लिया, I1 R2 का करंट था, I2 R3 का करंट था, तो यहाँ पे आप देख लो दूसरा रिलेशन आ गया है R1 और R2 के बीच में, R1 इज इक्वल टू 1/4 R2, और पहला रिलेशन क्या था, R2 इज इक्वल टू R3। यहाँ लिख देती हूँ R1 इज इक्वल टू 1/4 R2। ये दो रिलेशन हमारे आए हैं, नंबर 1 नंबर 2। अगर ऐसा ही कहीं ऑप्शन में दिखता है, ऐसा ही कहीं ऑप्शन में दिखता है तो ज़रा मुझे बताओ, तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कौन सा ऑप्शन है यार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है R2 इज इक्वल टू R3 और R1 इज इक्वल टू 1/4 R2। इज इट क्लियर? यानी इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, क्विकली से इसका भी आंसर बता दो यार। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is melted and recast to half its length, the new resistance of the wire will be A R/4, B R/2, C R, और is it D 2 into R? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं हल्के से डिफिकल्ट, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आसान है तो ये आपसे हो सकता है। आपको कहा गया है एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, और जो है उसे मेल्ट किया, उसको पिघलाया, उसको फिर से एक नया शेप दिया है, और ऐसा शेप दिया है कि उसकी लेंथ जो है, अब समझो मेरी बात, लेंथ जो है अब आधी हो गई। तो वायर का पहले था रेजिस्टेंस R, यू हैव टू कंसिडर थिंग्स। पहले था रेजिस्टेंस R, पहले होगी लेंथ L, और पहले क्या होगा, एरिया A होगा, और जो है रेजिस्टिविटी रो। क्यों ले लिया ये मैंने, अरे एक फॉर्मूला याद करो ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। कुछ याद आया कि नहीं? तो क्योंकि कहानी इस फॉर्मूला पे वर्क करेगी तो मैंने सारी चीज़ों को कंसिडर कर दिया। देखो यार, मुझे भी ऐसा नहीं कि पहले से ही पता था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे कुछ कुछ फॉर्मूले याद आने लगे कि रेजिस्टेंस है, लेंथ है, जैसे ही लेंथ और एरिया आया ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो ये था पहले, ये बिफोर की कहानी है। ऐसा होता है ना बिफोर एंड आफ्टर, कुछ लोग बढ़िया जिमिंग वगैरह करते हैं बिफोर, फिर आफ्टर वाले सीन दिखाते हैं। तो ये देखो भाई, ये है आफ्टर की कहानी। क्या होगा आफ्टर में, आफ्टर में यार रेजिस्टेंस ऐसा है, R डैश हो जाएगा, लेंथ L डैश, एरिया A डैश। अब ज़रूरी नहीं कि सब बदलेंगे, हम तो सिर्फ आगे का लिख रहे हैं, हो सकता है इसमें से वैल्यू सेम आए, इसमें से बदल जाएं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इन्होंने दिया क्या है कि L डैश इज इक्वल टू L अपॉन 2, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। पढ़ो ना क्वेश्चन, हाफ इट्स लेंथ, यानी L डैश पुरानी लेंथ का आधा है, सिर्फ इतनी बात आपको कह दी गई है। अब इन्होंने पूछा है कि ये जो नया रेजिस्टेंस है R डैश, उसकी वैल्यू ज़रा हमें बताइए। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हिंट जो है मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ नए रेजिस्टेंस की यार वैल्यू क्या निकल के आएगी। कुछ नहीं है, R डैश लेना, R लेना और डिवाइड कर दो पूरे फॉर्मूले को। चलो आ जाओ इधर, जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पहले अपन एक लाइन खींच लेते हैं, ये हमें इसमें थोड़ी जगह लगेगी, थोड़ी जगह तो लगेगी। आ जाओ भाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये तो पुरानी कहानी थी, बोलो पुरानी कहानी पे हम बात नहीं करते, चलो 1 लिख दिया। अब न्यू टर्म्स की बात समझो, न्यू टर्म्स की बात कैसे समझोगे, अभी हमने कहा था L डैश जो है वो क्या है, L/2 है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें अगर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा सकते हो तो लगा के बताना कि यार बेटा मेरे लेंथ अगर आधी होगी किसी चीज़ की, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस जो है कम हो रहा है,
तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया से कैसा है भाई, इसका रिश्ता क्या कहलाता है, तो एरिया से बोलोगे मैम एरिया से तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर एरिया बढ़ रहा है, अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो थोड़ा सोचो, अगर एरिया का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स वाला रिश्ता है, अगर एरिया का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स वाला रिश्ता है तो लेंथ के साथ कैसा रिश्ता होगा। समझ पा रहे हो बात को नहीं, कि अगर इसके साथ जो है इन्वर्स वाला रिलेशनशिप है तो इसके साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि ये दोनों तो सेम जगह पे खड़े हुए हैं। तो बोलोगे मैम हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इस फॉर्मूला से कि अगर जो है आप एरिया को इधर ले आओ तो ये दोनों जो है सामने आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, यानी क्या, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओवर हेयर इन दिस केस हम क्या कंसिडर करेंगे, इस केस में जो है हम r डैश अपॉन r करके पूरी चीज़ को लेंगे और क्या करो, r डैश में ऐसे वाला फॉर्मूला पुट कर दो, ऐसे लिख के, और इसमें जो है ओरिजिनल फॉर्मूला पुट कर दो। इतना कर सकते हो कि नहीं, दिस मच वी कैन डू, वेरी वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आ जाओ, अब क्या करना, r डैश अपॉन r करके क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है। अब जो है l डैश की वैल्यू हमें पता है क्या है, l/2 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी रो डैश l/2 और इसको मैंने कर दिया a, यहाँ पे आ गया रो, यहाँ आ गया l, यहाँ आ गया a, ठीक है, ये a डैश है। किस किस को हटा सकते हो मुझे बस इतना बता दो, किस किस क्वांटिटी को जो है आप यहाँ से पहले ही बोल सकते हो टाटा बाय बाय, तो l को कर सकते हो टाटा बाय बाय, तो ये कैसा आ जाएगा, r डैश अपॉन r इज इक्वल टू बाय 2, और जिस चीज़ को ऊपर लेके जा सकते हो ऊपर ले आओ, नीचे लेके जा सकते हो नीचे ले आओ। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल क्लियर है। इस 2 को भी चाहो तो नीचे लेके आ सकते हो, r डैश अपॉन r, थोड़ा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, आ जाओ। 2 रो a, यहाँ तक क्लियर है। कहाँ पे आए हैं हम, इधर तक स्टोरी आई है, यहाँ पे भी आंसर नहीं आया है, यहाँ पे समझो। इतनी स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं, पहले मैं चाहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझो। इतनी कहानी क्लियर हुई कि नहीं, ये अपॉन 2 में करके आपका आंसर आया है। अब मैंने क्या कहा था आपको, एक चीज़ अगर याद आ रही हो तो बताओ, क्या हो जाएगा a को, मैंने आपको कहा था एरिया जो है भाई ये भी कैसा चलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा एरिया के कम होने पे तो लेंथ पे भी सेम केस है, अगर लेंथ कम हुई है तो एरिया बढ़ेगा, अगर लेंथ हाफ हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए मैं रुकी हुई थी ताकि आप इस बात को जो है समझ पाओ। अब जब एरिया डबल हो पाएगा तो इधर आओ ना ज़रा, क्या करना है आपको सिर्फ ये देखना है, r डैश अपॉन r इज इक्वल टू, रो तो भैया सेम है, रो को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसको वहीं के वहीं कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा a। अब यहाँ पे है 2a डैश, तो 2a डैश की जगह क्या लिख दूँ मैं, 2 इंटू a, ये 2a की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस कर दी, यानी a डैश क्या हो जाएगा, 2a के बराबर, एरिया 2 टाइम्स के बराबर। तो क्या हो गया, a यहाँ से कैंसिल कर दो, r डैश अपॉन r इज इक्वल टू 1/4, और यू कैन इवन से r डैश इज इक्वल टू r/4। रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 4th टाइम कम, r डैश इज इक्वल टू r/4। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्चुअल चीज़ बताई है। देखो पहले ही मैं एरिया बता देती तो यार आप कंफ्यूज हो जाते। समझो इस बात को, लेंथ को कैसे रिलेट किया, चीज़ों को डिवाइड किया एंड रिलेशन निकाला। यूजुअली इनिशियल लेंथ यानी इनिशियल कोई भी वैल्यू दी हो और फाइनल वैल्यू में रिलेशन निकालने के लिए डिवीजन को यूज़ किया करो, तो स्टोरी उसमें भी आपकी ईजी हो जाएगी। आई होप यू गाइज मस्ट हैव नोटेड दिस डाउन। चलिए यार देखते हैं, कहीं ऑप्शन में हमारी जैसी चीज़ दी है, हमने क्या लिखा, r डैश इज इक्वल टू r/4, ये है हमारा आंसर। क्या ये कहीं दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर A क्लियरली सेज the new resistance of the wire will be r/4, so this will be the correct answer. Okay, let's come to question number 15. Question number 15. A 1000 watt heating unit is designed to operate from a 200 volt line. By what percentage will its heat output drop if the line voltage drops by 40 volt? A 26%, B 36%,
सी 40% और इज इट डी 44%? अब बोलेंगे मैम यहाँ परसेंटेज कैसे आ गई भाई? देखो, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन देख के डरा मत करो। परसेंटेज क्वेश्चन में हमेशा लास्ट स्टेप होता है। आपको पहले फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके बाद परसेंटेज निकालना है। तो आपकी सबसे पहले कहानी होगी, क्वेश्चन को समझो, परसेंटेज को रखो साइड में, ठीक है? परसेंटेज लास्ट में निकालते हैं, वो बहुत ही आसान चीज़ है। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, देखो आपको खुद दिमाग होना चाहिए कि परसेंटेज का रोल नहीं है इसमें आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का रोल है। परसेंटेज लास्ट में निकलेगा। सो क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 15 एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या क्या दिया गया है समझते हैं क्वेश्चन को। लेट्स राइट गिवन थिंग्स ओवर है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वाला क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगी अच्छे से, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें भाई। 1000 watt heating unit is designed to operate from a 200 volt line। क्या दी गई है आपको? पहली पावर जो रेटिंग की है 1000 वॉट, और किस वोल्टेज पे वो ऑपरेट कर सकता है? रेटिंग दी है बेटा, ये दोनों रेटिंग है कि यार इस पे जो है ये ऑपरेट कर सकता है। बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप? अगर लाइन वोल्टेज, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? पहले बात, अरे पानी की बूंद नहीं, ड्रॉप यानी गिर जाना। यानी पहले वोल्टेज 200 था, बोला है वोल्टेज जो है 200 की लाइन है, लेकिन वोल्टेज कितना गिर गया? 40 वोल्ट हो गया। वो पहले 200 वोल्ट था, गिर के कितना हो गया? 40 वोल्ट था। तो पूछ रहे हैं कि ये जो हीट का आउटपुट है वो कितने परसेंटेज से ड्रॉप होगा। सिर्फ आपको ये बताना है हीट कितना ड्रॉप होगा, परसेंटेज लास्ट में निकालना। तो हीट के फॉर्मूलाज पीछे हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो है V2 आप लिख सकते हो या VD लिख सकते हो, ड्रॉप वाला वोल्टेज भी लिख सकते हो 40V। ड्रॉप तो नहीं, सेकंड वाला है, ड्रॉप को हम निकालेंगे। तो ये वैल्यूज कुछ गिवन है, तो अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया हूँ, नोट डाउन कर ली हूँ चीज़ें, थोड़ा वक्त दे रही हूँ, यहाँ पॉज करके आप टाइम ले सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ी सी हिंट अगेन दूंगी आपको। सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले बेटा निकालो रेजिस्टेंस। आपके पास हीट का फॉर्मूला है H = V²/R, अपन निकालते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं भाई? ठीक है, उस फॉर्मूले से जो है आप H = V²/R से रेजिस्टेंस निकालो। क्यों बोल रही हूँ रेजिस्टेंस निकालो? रेजिस्टेंस के बाद जो है आप ड्रॉप वोल्टेज निकाल सकते हो और उसके बाद ड्रॉप वाला पावर निकाल सकते हो, देन उसको माइनस करके आंसर आएगा। ये थोड़ी सी हिंट थी, जिसको समझ आई, और जिसको नहीं आए तो आ जाओ, पूरे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए बिगिनिंग विथ नंबर 1 थिंग। मैंने आपको क्या कहा? सबसे पहले चीज़ जो है आप निकाल लो रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे नंबर 1 थिंग आप निकालो रेजिस्टेंस। H = V²/R, ये फॉर्मूला हार्टिली बिल्कुल याद रखो यार। अब H की वैल्यू हमको दी गई है, H या जिसे हम कहते हैं पावर भी कह सकते हो। देखो सिंपली कभी H लिख देते हैं, पावर लिख दो, यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। P = V²/R लिख दो। ठीक है, P कितना दिया है बोलोगे मैम? ये दिया है 1000। V² कितना दिया गया है? V² दिया है मैम, कुछ दिया है हमको 200 है ना, या 220 है? 200 है, 200², और नीचे आ गया R। किसकी वैल्यू निकालनी है? R की। R को इधर ले जाओ, यह आ जाएगा 200², 200 × 200। ठीक, ये 0 से 0 इनके सारे कैंसिल कर दो, ये हो गया। तो R कितना आ गया? R आ गया 20 × 2 कितना होता है? 40। सो सबसे पहली चीज़ जो हमने निकाली है दैट इज़ आवर रेजिस्टेंस 40 ओम। नंबर 1 स्टेप समझ आया कि नहीं? ये था पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ। ठीक है, अब परमिशन हो भाई तो बताओ, आ जाए दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे क्या करना है? दूसरे स्टेप पे कहानी आसान है। देखो, जब बेटा आपने R निकाल दिया है तो अब कहानी एक्चुअल चालू होती है ड्रॉप चीज़ें निकालने की। तो दूसरी चीज़ आप निकालोगे ड्रॉप वोल्टेज। क्या निकालोगे? ड्रॉप वोल्टेज। ड्रॉप वोल्टेज मतलब कितने से गिर गया वोल्टेज, बताना। ऐसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ना, कितने से गिर गए दाम भाई? पहले 100 रुपये था, अब 50 हो गया, या पहले 100 रुपये था, अब 40 हो गया, तो 60 रुपये कम हो गए। तो क्लियरली पहले वोल्टेज था 200 वोल्ट, कितना गिर गया, कितना हो गया गिर के? 40 वोल्ट। सो व्हाट विल बी द आंसर? 160 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका ड्रॉप वोल्टेज। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ड्रॉप वोल्टेज यानी क्या? यहाँ देखो क्वेश्चन में 200 था, 40 हो गया, बीच का कितना निकालोगे यार? कितना ड्रॉप हुआ? 160। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए भाई, अब तीसरा आपको क्या निकालना है बेटा? क्वेश्चन जब हीट पे है, पावर पे है, तो आपको निकालना है ड्रॉप पावर या ड्रॉप हीट। लैंग्वेज पे ज़्यादा मत जाओ अभी भाई, बात को समझो। ड्रॉप
हीट आउटपुट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे इसको, सेम फॉर्मूला से, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन कहानी में अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब वी स्क्वायर 200 नहीं लोगे, क्या लोगे, ड्रॉप वाला लोगे जो आपने निकाला है। कितना गिर गया पावर, पहले 1000 था, अब कितना हो गया, अब हो जाएगा 160 स्क्वायर अपॉन कितना निकाला था रेजिस्टेंस, यहाँ पे 40 निकाला था, तो इसको यूज करो। तो P कितना आ जाएगा, 160 इंटू 160 अपॉन 40, ये आ जाएगा 160 इंटू 160 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अपना आ जाएगा 640 वॉट, ठीक है। ये आपका आ गया ड्रॉप पावर, पावर ड्रॉप जो हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट, ये ड्रॉप पावर आया है। अब इधर आ जाओ, ड्रॉप यानी दूसरा जो पावर है वो आया है। अब फोर्थ में आपको फिर से एक और कहानी दौड़ानी है। क्या कहानी दौड़ानी है, ये सेकंड वाला पावर है, यानी पहले इतना था अब इतना हुआ, बीच में ड्रॉप कितना हो गया, एक्चुअल ड्रॉप है 1000 वॉट माइनस 640 वॉट, सो व्हाट विल बी द आंसर है 1000 वॉट 640 वॉट, व्हाट विल बी आंसर, बोलोगे मैम 360 वॉट जो है पावर गिर गया, हीट गिर गई, ठीक है। चलिए अब बस आना कहाँ पे है, लास्ट स्टोरी पे आ जाओ, फिफ्थ पे, ड्रॉप परसेंटेज। फाइनली मैंने कहा था शुरुआत में सब कुछ फिजिक्स है, उसके बाद लास्ट में मैथ्स आती है, भाई परसेंटेज निकालनी है, नहीं निकाल सकते क्या परसेंटेज। 360 है ड्रॉप वाला पावर, टोटल पावर कितना था शुरुआत में 1000, और परसेंट के लिए इनटू 100 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 0 गया, कितना आया आंसर, बोलोगे मैम 36%। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। आराम से, बहुत टाइम दे रही हूँ, देख लो यार अच्छे से, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं। पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद ड्रॉप वोल्टेज, कितना वोल्टेज गिरा, क्यों निकाला था, क्योंकि पावर सेकंड वाला निकालना था, सेकंड पावर निकाला, उसके बाद पावर ड्रॉप कितना हुआ, कितने से कितना गिर गया, फर्क समझते हो ना। यानी अगर कोई इंसान 100 फीट पे खड़ा है, समझना मेरी बात को, 40 फीट पे आके गिर गया, तो कितना फीट गिरा है वो, तो बोलोगे ना मैम 100 माइनस 40 इज 60 फीट, ओके 60 फीट नीचे गिर गया यार वो, समझे। तो यही कहानी यहाँ पे है, बेसिक कुछ चीज़ों को ना ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोल के समझा करो, ठीक है। ये ड्रॉप हुआ 360 वॉट, इसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको परसेंटेज निकालना है, जितना ड्रॉप हुआ है 1000 कैसे लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में टोटल जो हमारा पावर था रेटिंग वो लिया, एंड इनटू 100, सो व्हाट इज आवर आंसर, आंसर इज 36%। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। देख लो यार ऑप्शन में कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी सेज 36%, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। अगेन ये जो है सर्किट वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता अब ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे, तो जल्दी से सर्किट को ऑब्जर्व करो और ABCD में से अपना आंसर कमेंट करके बताओ क्या है। देखो अब वही चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, देख पा रही हूँ मैं, पीछे मैंने कुछ बना के दिखाया था, उसी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। करना क्या है आपको, ये इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज दिया है, करंट निकाल लो, किसके फॉर्मूला से, ओम्स जी का फॉर्मूला यहाँ आएगा, V इज इक्वल टू IR से, I करंट निकाल लो, I इज इक्वल टू V/R, हिंट दे रही हूँ, ये सॉल्व तो आप करो भाई। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, अगेन एक हिंट है, सीरीज एंड पैरेलल के भाई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, तो आपको दिमाग लगाना है कौन सा पहले करना है, और करते जाओ सॉल्व। चलिए ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, इसमें भी काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है, ओके। चलो तो अपन एक काम करते हैं, इस वाले डायग्राम को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, इस वाले डायग्राम को अपन यहाँ पे ले आते हैं यानी अपन बना लेते हैं 2 मिनट में, और उसके बाद देखते हैं कैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ये ट्राइंगल था, ऐसा कुछ ऐसा ट्राइंगल था, किया क्या करो, रेजिस्टर में कभी भी ऐसे डर लगने लगे ना कि यार मैम ये कैसा आ गया, तो आप जो है 2 मिनट में डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम बना के सॉल्व करोगे ना तो क्या है, स्टोरी थोड़ी और आसान लगेगी। ये है, और उसके बाद क्या है, एक यहाँ पे भी है, चलो इसको थोड़ा ढंग से बना दें, ओके। वैल्यूज इसके अपन अभी लिख देते हैं, ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, इतना ही है ना, बस इतना ही तो है, ये बाकी सारे ही 2 हैं, अच्छा सभी के सब 2 ओम है। और कितना आसान क्वेश्चन चाहिए आपको बताओ, इंटरमीडिएट लेवल में भी इतने इजी क्वेश्चन है, तो वायर्स को देख के कंफ्यूज मत हुआ करो। अब देखो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, समझो, करंट I आ रहा है, करंट I जा रहा है, चलिए आपको करंट की वैल्यू निकालनी है,
करो क्या, सबसे पहले तो इस डायग्राम को बेटा इजी करते जाओ। डायग्राम को इजी कैसे करोगे, यहीं के यहीं मैं सॉल्व करूंगी। देखो इनको मैं नंबरिंग दे देती हूँ, ठीक है, हमेशा अपन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको नंबर दे दिया, इसको दे दिया नंबर 1, ये नंबर 1 पे है भैया क्लास में, इसको दे दिया मैंने नंबर 2, और लास्ट में जो भी बचे इसके साथ ये हो जाएगा नंबर 3। क्लियर? सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग विथ नंबर 1। ओके, लेट्स सॉल्व विथ नंबर 1। नंबर 1 को मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। चलिए नंबर 1 2 ओम 2 ओम, गौर से देखो ज़रा ये आपको कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो है 2 और 2 ओम आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या ये आपको पैरेलल में लग रहे हैं या फिर ये आपको सीरीज में लग रहे हैं? देखो तो बेटा क्लियरली देखना, यहाँ पे जो है ना ये वायर का जॉइंट है। देखो गलती से भी गलती मत करना कि आप जो है इसको सीरीज कह दो, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है ये यहाँ से ये सेम ही तो है, सीरीज है। नहीं, ये यहाँ पे वायर जॉइंट है। जॉइंट वायर पढ़ा था सिंबल में, वायर जॉइंट है, यानी ये क्या है, पहले वाले पैरेलल में है। पहला अगर पैरेलल है तो क्या लिखोगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, पता है ना, पैरेलल में इन्वर्स करके ऐड करते हैं। तो जब सेम ही है दोनों तो क्या ही दिक्कत है, 2/2 हो गया, RP कितना हो जाएगा 1 ओम। 2/2 कितना होता है, 1 होता है, घुमा के लिखो कैसे भी लिखो 1 ओम आ जाएगा। पहले की कहानी क्लियर है कि नहीं? अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। तो ये कुछ होके ऐसा आ जाएगा। अब इस डायग्राम को देखना, मैं क्या चेंज कर दूंगी, ऐसे हटा दूंगी मैं पूरा, ये हटा दिया मैंने और इसको मैंने लिख दिया एक ही करके लिख दिया, यानी ये क्या बन गया, अब ये बन गया 1 ओम। इसकी कहानी तो सुलझ गई। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड अगेन 2 और 2 ओम है, कैसे हैं, पैरेलल में है, तो अगेन इसकी कहानी भी सेम होगी। पूरा सॉल्व नहीं करूंगी अब मैं, क्या आएगा आंसर हमें पता है, बोलोगे मैम इधर भी 1 ओम आएगा, ठीक है, इधर भी कैसा आंसर आएगा 1 ओम। तो इसको ज़रा हटा के जल्दी से कर दो, क्या कर दो 1 ओम। ओके, ये क्लियर हुआ? अब क्या करो, इस 3 को 2 मिनट होल्ड पे रखो। इस 3 को जो है, अरे कॉल वॉल होल्ड पे रखते हो कि नहीं, तो 2 मिनट बोल रही हूँ, इस बात को होल्ड पे रखो, इस बात को होल्ड पे रखो। और यहाँ पे ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये लाइन की बनने लगी, इधर आ जाओ। यहाँ पे ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं बेटा? अरे ये नहीं पूछ रही हूँ अच्छे दिख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बोलो मैम यहाँ से लाइन आई, इधर रेजिस्टर है और यहाँ से लाइन गई, कोई भी वायर जॉइंट नहीं है। ये तो वायर को जो है थोड़ा मोड़ दिया है, दिस इज नॉट अ वायर जॉइंट। तो ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, सीरीज है। सीरीज में कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल जो है एडिशन चलाना है आपको सीरीज में। आर एस क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 ओम + 1 ओम, R1 + R2 कर दोगे तो आर एस टोटल कितना हो गया 2 ओम। हो गई कहानी क्लियर, क्या ही डिफिकल्ट था इसमें यार। तो ये जो है ये जनाब बन चुके हैं, पूरी लाइन नहीं जानी चाहिए, चलो ये जनाब जो है ये क्या बन चुके हैं, ये बन गए हैं 2 ओम। अब ये भी बन गए इनके जैसे, बिल्कुल भाई के जैसे बन गए हैं, है ना, ये बन गया है 2 ओम। क्लियर? अब ये 2 ओम है तो ये किस में है, फाइनली बोलो मैम हाश पहुंच गए सोल्यूशन पे। ये जो है ये मैम पैरेलल में है, तो 1/2 + 1/2 करूँ क्या सॉल्व? नहीं, क्योंकि आंसर क्या आएगा पता है हमें क्लियरली, आंसर आएगा 1 ओम। सो फाइनली आपका जो आर इक्विवेलेंट है क्या आ गया 1 ओम। थोड़े से स्टेप थे तो ज़्यादा घबराया मत करो, थोड़े से ही स्टेप थे, आर इक्विवेलेंट है 1 ओम, आंसर आ चुका है। क्लियर है? क्या करना है अब, आर की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू दी है, तो आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? पीला पीला थोड़ी ना लिखेंगे, आ जाओ रेड से लिखते हैं। आई इज इक्वल टू V/R। वी कितना है 1.5, आर कितना है 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, खुद ही नंबर आ जाएगा। तो यानी आई कितना हो गया 1.5 एम्पियर, दैट्स इट। द स्टोरी वॉज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सिर्फ उसमें थोड़ी मेहनत करनी थी, बाकी सब तो आसान है। तो 1.5 एम्पियर कहाँ दिख रहा है, आंसर क्लियरली ऑप्शन ए में दिया है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी जल्दी से सॉल्व करो, ये भी आसान क्वेश्चन है और आंसर बता दो। तब तक हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ फाइनाइट लेंथ इज ड्रॉन और स्ट्रेच्ड सच दैट टू रिड्यूस इट्स डायमीटर to 1/4 its original value, its resistance will become A 256 times, B 4 times, C 8 times या D 16 times। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है समझ रहे हो, एक एल्यूमिनियम है भाई,
एल्यूमिनियम मेटल है, उसका एक पीस लिया है हमने क्या किया, उस पीस की लेंथ हमने सेम रखी है, फाइनाइट लेंथ है, उसको जो है हमने ऐसे स्ट्रेच करा ताकि उसका जो है डायमीटर रिड्यूस हो जाए। क्या बोला, एल्यूमिनियम का पीस लिया, लेंथ सेम रहेगी, उसको हमने ऐसा तोड़ा मरोड़ा कुछ ना कुछ उससे बनाया हमने ताकि उसका जो डायमीटर है इट बिकम्स 1/4 टू द ओरिजिनल वैल्यू। यानी मान लो नया डायमीटर होगा डी डैश, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा किसके, ओरिजिनल वैल्यू से। कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है अब भाई हमें ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितने गुना जो है बढ़ जाएगा, 256 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस, आई ऑलवेज टेल, जब भी एरिया की बात करते हैं, डायमीटर भाई किससे रिलेट करता है, एरिया से रिलेट करता है, तो आपको कौन से फॉर्मूले पे वर्क करना है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है, एरिया की कहानी आएगी, सो ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। अगेन जो है आप इनिशियल लोगे, फाइनल लोगे, वैल्यू निकालोगे एंड देन जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो आई होप अगर ये चीज़ें आपने देख ली हो तो इस क्वेश्चन को अपन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है भाई, टाइम चाहिए तो पॉज करके लेकिन खुद ही सॉल्व करके आंसर बताओगे। ठीक, चलो भाई। अब सबसे पहले चीज़ तो क्या समझो, ये तो रिलेशन मैंने आपको बता दिया, d डैश इज इक्वल टू 1/4d। नाउ इन दिस केस लेंथ बोल रहे हैं फाइनाइट है, तो बेटा मेरी एक बात बताओ, एरिया तो वही का वही रहेगा, एरिया बोल रही हूँ, अरे एरिया चेंज हो रहा है पलक मैम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में क्या ही बदलाव आएगा, तुम तोड़ो मरोड़ो वॉल्यूम तो वही रहेगी। ठीक है, कंटेनर की वॉल्यूम तो वही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कह सकते हैं कि नहीं, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कह सकते हैं। तो ये नया एरिया इंटू लेंथ, ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए इंटू एल, ये रिलेशन समझ आया कि नहीं। व्हाट इज ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। मैंने कहा पहले भी वॉल्यूम सेम थी, बाद में भी सेम रहेगी। ठीक है, तो सेम रहेगी, यानी ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल। भाई समझे कि नहीं ये बात, इतना बताओ, क्लियर है कहानी। अब एरिया को हम कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर करके, ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं, पाई आर स्क्वायर करके, बिल्कुल लिखते हैं। क्यों लिखा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर दिया है, और डायमीटर हमें पता क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, d/2। ऐसी चीज़ पता होनी चाहिए यार, सिंपल मैथ्स है, करते आए हो अभी तक। व्हाट यू विल डू इन दिस केस, सबसे पहले तो पाई को हटा दो, देखो जो चीज़ परेशान कर रही है वैसे ही पाई पाई सेम है, इसको काट दो। ठीक है, अब आर डैश को आप कर लिखोगे नया वाला जो डायमीटर है, डायमीटर वैसे तो क्या होता है, रेडियस का आधा, तो इसको इतना लिख दो। नाउ ये जो डैश वाला साइड है, ए डैश एल डैश, ये न्यू वाला है, मैं इसे लिख देती हूँ, न्यू और ओल्ड, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, न्यू वाला यानी नया। अब डायमीटर कितना हो गया, 1/4, तो d/2 तो रेडियस होता है। अब डायमीटर का नया वैल्यू 1/4 है, तो इसमें मैं इंटू 4 करूंगी। अरे समझ आया कि नहीं, r इज इक्वल टू d/2, इतना तो लिखना ही था। अब क्योंकि नया डायमीटर क्या हो गया है, d/4, तो वो लिखना भी तो ज़रूरी है, यहाँ लिख दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर एल डैश, और ये तो d/2 ही रहेगा यार, ये तो पुराना वाला था। आई होप ये कहानी समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ क्या लिख दूंगी, d स्क्वायर, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। अब 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लिख दो यहाँ, 64, डायरेक्ट लिख दिया, एल डैश इज इक्वल टू d²/4l। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। डी स्क्वायर को कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके सामने, कुछ ऐसी कहानी बची है, देखो, एल डैश अपॉन 64 इज इक्वल टू एल अपॉन 4। सो मैं क्या करूँगी, एल डैश इज इक्वल टू 64 ऊपर ले गई, 64/4 कितना होता है, 16, 64/4 कितना होता है, 16। तो ये आ गई आपकी एल डैश की वैल्यू, यानी जो नई लेंथ हमें दिखी है वो कितनी है, 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ नहीं निकालनी थी, रेजिस्टेंस निकालना था, लेकिन फॉर्मूला में इसे पुट करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कितने टाइम्स हुआ है। अगर डायमीटर 1/4 हुआ है, लेंथ 16 टाइम्स हुई है, गलती से भी 16 मार्क मत कराना, ये एक स्टेप है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, इसके आगे भी हमें सॉल्व करना है क्योंकि ये लेंथ है। तो अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब क्योंकि नए की बात कर रहे हैं तो R डैश रो डैश एल डैश। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो
आर डैश क्या हो गया, रो डैश कितना है भाई, रो डैश को ऐसे ही लिखे रहने दो क्योंकि ये सब वैल्यूज का काम नहीं है, हमें टाइम्स निकालना है। एल डैश कितना है, अभी तो बताया ऊपर 16L है, और ये कितना हो गया नीचे एरिया, एरिया कितना हो जाएगा d अपॉन 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो d स्क्वायर बाय 16। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करो, कुछ भी नहीं करो यार, इस चीज को जो है इस वैल्यू को ऊपर ले आओ। r डैश क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू वैल्यूज को लिखो 16 इंटू 16, तो ये कितना हो गया 16 टाइम्स 16 कितना होता है, स्क्वायर होता है 16 का 256 टाइम्स r आ जाएगा। r कहाँ से लाई मैं, कुछ नहीं, पूरी वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इजी कर दो मेथड को थोड़ा, 256 r या फिर 256 टाइम्स जो है रेजिस्टेंस आपका, ये देखो ऐसे बढ़ जाएगा। कहानी समझ आई कि नहीं। अच्छा, इस चीज़ को पता है एक चीज़ और से रिलेट कर सकते हो, बोलो मैम इतना कैसे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा क्यों, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो एरिया और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे डायमीटर कम हो रहा है यानी एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस भग के बढ़ेगा, बोलेगा मैं तो अब बढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि एरिया हो चुका है कम। दिस विल बी आंसर 256 टाइम। अगर चाहो, क्योंकि ये हम पीछे कर चुके हैं, अगर चाहो तो r डैश अपॉन r करके भी पूरी कहानी लिख सकते हो, आंसर विल बी द सेम, 256 टाइम्स जो है बढ़ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। सो कहीं पे दिया है ऑप्शन भाई, बिल्कुल दिया है, सबसे पहला ऑप्शन 256 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अगेन एन इजी क्वेश्चन, फिर से सर्किट का क्वेश्चन है यार, कर सकते हो सॉल्व, जल्दी से बता दो आंसर। इन द सर्किट शोन द एमीटर रीडिंग इज, आपको ये सर्किट का डायग्राम दिया गया है, आपको देख के बताना है इसमें जो यहाँ पे एमीटर लगा है उसकी रीडिंग क्या आएगी। रीडिंग यानी लैब वगैरह देखते हो, फिजिक्स लैब शायद जाओगे जब आप तो देखोगे वहाँ पे एमीटर रहता है। अब एमीटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ याद करो, एम्पियर करके याद करो, किसकी ऐसा यूनिट होती है, करंट। तो एमीटर जो है बेटा आपको करंट की रीडिंग बताएगा। तो क्वेश्चन सीधे मुंह नहीं बात करिए, क्वेश्चन ने घुमा के कहा है एमीटर की रीडिंग क्या होगी। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू आस्क से व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द करंट। तो वही बात है, अगेन ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं। ये वाले क्वेश्चंस मैंने काफ़ी इंक्लूड करे गए हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मत हो, ट्राई करते जाओ इस टाइप के क्वेश्चन को भी। अच्छा, एक छोटी सी और हिंट है कि इस डायग्राम को बेटा आप थोड़ा चेंज करके भी बना सकते हो अपने हिसाब से। क्या दिख रहा है आपको, ये सब आपस में पैरेलल में है, तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी इस डायग्राम को बनाओगे तो आंसर निकल आएगा। आपको वोल्टेज की वैल्यू दी है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकालो, फिर से वही कहानी चलेगी, ओम्स लॉ से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई, देरी किस बात की, ये देखो ये अजीब सा जो डायग्राम दिख रहा है खतरनाक सा, इसको अभी सिंपल करके बनाते हैं। बनाना अपने को पैरेलल वाला ही है, देखो कैसे बनेगा ये यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखते जाओ, जिससे हो रहा है सॉल्व वो खुद करें, जिसको नहीं समझ आ रहा है यहाँ देखो हाउ टू सिंप्लीफाई डायग्राम। आप जो है नोटबुक लेके हमेशा बैठा करो, खुद ट्राई किया करो, उसके बाद मेरा ऑब्जर्व किया करो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गलती आ रही है। ठीक, देखो सबसे पहले मैं ये वाला साइड लेती हूँ यार, ये दोनों देखो, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, यहाँ पे वायर जॉइंट है, वायर जॉइंट यानी क्या, क्लियर कट कहानी है, पैरेलल होगा ये, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, कौन दोनों, 4 ओम, दोनों के दोनों 4 ओम है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। आई होप इतनी बात तो समझ आई कि नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, थोड़ा और सुंदर बना दे, चलो भाई रजिस्टर को थोड़ा ढंग से बना देते हैं, लो अब समझ आया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इतना क्लियर है। चलो इसकी तो कहानी हो गई खत्म। अब जरा नजर डालो इस 2 ओम पे, ये 2 ओम भी बेटा वायर जॉइंट है यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ये दोनों भी। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे डायग्राम तो कितना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम, आखिरी में कौन बचता है, ये दोनों 6 ओम। देखो ना यहाँ पे वायर जॉइंट है, फिर से पैरेलल में है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, ऐसे कर देते हैं इसको भाई, लो इसको भी कर दिया, यहाँ 6 यहाँ 6, क्या ही बचा है अब पूरे डायग्राम में। इसको सिंपली आप जो है यहाँ पे एक बैटरी बना दो और यहाँ लिख दो 10 वोल्ट, लो। बोलोगे मैम काश क्वेश्चन ऐसा दे देते, नहीं, इंटरमीडिएट लेवल है, ओलंपियाड है, आसान कहानी नहीं चलेगी, थोड़ा तो लेवल अप करेंगे। और इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि इसके बाद जब आप बोर्ड्स वाले क्वेश्चन लगाते हो तो वो तो ऐसे लगता है, वो तो ये क्या ही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हल्का सा भी लेवल हाई आप सॉल्व करोगे,
स्टोरी विल बी ईजी। क्या है, कुछ भी नहीं है, इस डायग्राम को यहाँ बना दिया। आई होप अब थोड़ा टाइम दूंगी, अब जो है इसे देख के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज के साथ जो है सॉल्व करोगे तो करंट आपका निकल आएगा। एमीटर रीडिंग क्या बताती है याद रहना चाहिए। करंट कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, दिस शुडंट टेक मच टाइम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में टाइम नहीं लगना चाहिए। आ जाओ यार, यहाँ पे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं क्विकली। चलिए, इस पहले वाले का इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। पहले वाले का इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे करते हैं, 1/RP, एक ही बार लिखूंगी सबके लिए, समझ जाना। 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4। 2/4 यानी 1/2। तो RP को उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, 2 ओम। अरे समझे, ये 1/RP था, ये 1/2, उल्टा कर दो 2 ओम, ये पहले वाले का आ गया। दूसरे का क्या आएगा, 1/2। 1/2 पता था, बोलो मैम अभी तो निकाला था, 1 ओम आएगा, पीछे क्वेश्चंस में किया था ना, निकाल लेना, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 आएगा। क्लियर है। चलिए अब कहाँ आओगे, अब इधर आ जाओ 6 वाले पे। 6 वाले का कैसे निकालोगे, 1/6 + 1/6, ये आ जाएगा 2/6, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा 3 ओम। हो तो गया, कितना ही टाइम लगा। तो कौन से आ गए देखो, यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। सो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इन सबको हटा दूँ अगर, क्योंकि इनके इक्विवेलेंट तो आ गए, सो आई कैन सिंपली राइट देम एज, ये ऐसे आ गए 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको। अरे बोलोगे मैम ये तो सीरीज लग रहा है, सीरीज में कुछ मेहनत करनी है एडिशन में, बिल्कुल नहीं, यू जस्ट हैव टू डू आर इक्विवेलेंट, आर सीरीज, 2 + 1 + 3, दैट इज बेसिकली 6 ओम। तो फाइनली आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाता है, 6 ओम आ जाता है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना सॉरी, लगे तो जो है आप अलग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो बोलते बोलते मैम की आवाज़ चली गई, पर समझ नहीं रहे हो, समझ गए ना। चलो, इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता दो, मैं वहाँ सॉल्व कर दूंगी। चलिए, हो गया ये काम। अब लास्ट स्टोरी क्या बचती है, ओम्स लॉ की, लगा दो ना ओम्स लॉ, क्या दिक्कत है। V = IR, I = V/R। तो V कितना है, कितना दिया है भाई, 10 दिया है क्वेश्चन में। I कितना दिया है, ओ I थोड़ी ना, R कितना दिया है, निकाल दिया, बोलो मैम दिया थोड़ी ना था, इतनी मेहनत से निकाला है हमने, दैट इज 6। सो कितना आएगा, 5/3 कर दो इसको, सॉल्व मत करो डेसिमल में, क्योंकि आंसर आपको ऐसे ही दिया है, फ्रैक्शन में ही दिया है, 5/3 एम्पियर। उम्मीद करती हूँ कि सभी का यही आंसर आया होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, दैट इज 5/3 एम्पियर। ओके, एमीटर रीडिंग आज के बाद कभी मत भूलना। अगर चलो इसी क्वेश्चन में एक बस और नई हिंट दे देती हूँ बेटा, एमीटर की जगह अगर वोल्ट मीटर आता तो, मान लो कि अगर वोल्ट मीटर दिया हो तो यानी आपको क्या निकालना है, वोल्टेज की रीडिंग निकालनी है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, क्विकली टेल मी द आंसर ऑफ दिस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड बाय एन EMF टू द कॉइल when the internal resistance R and the coil resistance capital R is A, R is equal to capital R, B, R is equal to R/2, C, R is equal to 0, or is it D, R is equal to 2R/4। चलिए, क्या क्वेश्चन पूछा है, कोई भी EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो वो जो है मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर कर पाएगा, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम समझते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कब होगी ट्रांसफ़र, आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। स्मॉल आर मैं आपको ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव विंडो के सेक्शन में बता चुकी हूँ, ऑल्दो इस पर बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है, जिससे नहीं बनता है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है कुछ स्टूडेंट जो एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, वो 1-2 मार्क भी नहीं गंवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात है। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो हम कभी भी सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में जैसे मान लो ये जो है मैंने स्विच बना दिया, यहाँ पे मैंने बैटरी बना दी, सेल बना दिया, यहाँ मैंने बल्ब बना दिया, ठीक है, यहाँ मैंने अलग से रेजिस्टेंस बना दिया। तो हम हमेशा से क्या मानते हैं कि ये जो कैपिटल आर आपको दिख रहा है यही रेजिस्टेंस है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है बेटा। प्रैक्टिकल लाइफ में अपना भी जो है, अपना भी यहाँ पे वायर है, वोल्टेज है, इनका खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग
ऐसा क्या रिलेशन होगा या ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल आर और कैपिटल आर की, ताकि सर्किट में से आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल पाए। तो 4 रिलेशन दिए हैं कि ये बराबर हो, उसका आधा हो, 0 हो या डी हो। तो भाई काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आंसर नहीं भी पता हो तो सुन लो। जब इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छे से सुनना, जब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 0 होगा तब जो है मैक्सिमम पावर जाएगी आपके ईएमएफ से, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। क्यों? अरे बेटा बात तो समझो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P और R कैसे रिलेटेड हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप R को कम कर दोगे, अरे कम छोड़ो, 0 ही कर दोगे, जब R को 0 कर दोगे तो P मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टी कहानी चलती है। जब R कम होगा P बढ़ेगा, और जब R 0, बोला मैं तो 0 हो गया, तो P कहेगा मैं एकदम बढ़ जाऊंगा, यानी मैक्सिमम हो जाऊंगा। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका ऑप्शन हो जाता है C, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन के बाद जो है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हमारे स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अरे यानी 20 में से कितने मार्क्स आए, 20 में से 20 आए, 10 आए, 15 आए, 2 आए, जितने भी आए वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एक नया पैटर्न आया है इसमें भाई। द गिवन फिगर शोज द IV कर्व 1 for a nichrome wire of a given length and cross section. Which of the following will yield the curve 2? क्या कह रहे हैं समझो, देखो आपको यहाँ पे VI ग्राफ दिया है, वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ दिया गया है भाई यहाँ पे। अब इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये नंबर 1 वाली चीज़ है ना, ये नंबर 1 वायर है कोई, ये नंबर 2 वायर है। तो आपको बोला गया है नंबर 1 जो है वो नाइक्रोम वायर है। आपको पहले ही बता दिया है, जो 1 दिख रहा है ये वायर नाइक्रोम से बना हुआ है। दे आर आस्किंग, ये जो नंबर 2 कर्व आपको दिख रहा है, ये इन चारों में से क्या हो सकता है? सो लेट्स रीड द ऑप्शन। ऑप्शन ए, इंक्रीज द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर। बी, डिक्रीज द थिकनेस ऑफ नाइक्रोम वायर। सी, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद सिमिलर कॉपर वायर। और इज इट डी, नन ऑफ दीज। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। ग्राफ के क्वेश्चंस में डरा मत करो, ये स्कोरिंग होता है, लेकिन बस थोड़ा समझ जाओ कि ग्राफ कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से अपन भाई ग्राफ भी समझ लेंगे, फिर भी कोशिश करो आंसर बताओ। ये नंबर 2 ये वाला है, डॉटेड लाइंस वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है चारों में से? ओके चलो भाई देखो, IV कर्व है, इतना समझ पा रहे हो आप। इस केस में देखो, फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो है आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो, लेकिन करंट जो है उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। ऑन दी अदर हैंड 2 जो है उसमें वोल्टेज आपने भले ही थोड़ा बढ़ाया हो, लेकिन करंट एकदम तेज है। देखो ना, करंट इस एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे, तो करंट जो है एकदम तेज बढ़ रहा है सिर्फ इतने ही वोल्टेज पे, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो है कहानी थोड़ी डिफरेंट चल रही है। देखो यहाँ पे जो है आपने इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया है, तब जाके करंट थोड़ा जो है बोला अरे भाई मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और जबकि इसमें सिर्फ इतने वोल्टेज पे जो है करंट ऊपर जा चुका है। यानी ये वायर किसका होगा? अरे वेरी ऑब्वियसली ये वायर जो है कॉपर का वायर होगा। कॉपर के वायर में बेहतरीन करंट फ्लो करता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, यानी ऑप्शन सी हो जाता है इसका आंसर। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद अ सिमिलर कॉपर वायर, सो सी विल बी योर आंसर। एंड आई होप ग्राफ का थोड़ा आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन से। चलिए भाई, इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों ने कमेंट करे होंगे आंसर्स, तो जो भी डाउट्स हो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। ये मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है भाई, यहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। यानी मेरे लेफ्ट साइड में जितने कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। CBSE NTSE एंड जिस ओलंपियाड्स की हम तैयारी कर रहे हैं, बता दूँ ओलंपियाड्स बेसिकली MCQs होते हैं भाई। अब इनका काम कहाँ आता है मैम, सब यही पूछते हैं। तो बड़े होके हर बच्चे को कॉम्पिटिटिव तो देने ही है भाई, वो चाहे साइंस में हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो कॉम्पिटिटिव में उस टाइम क्यों घबरा जाते हैं, क्यों इतने ड्रॉप्स लेते हैं? क्योंकि तैयारी पहले करी ही नहीं है। सो ओलंपियाड्स आर अ वे, ताकि आप जो है अपनी करंट स्टडीज़ के साथ साथ फ्यूचर में आपको कॉम्पिटिटिव देने हैं, उसके लिए उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो मैग्नेट ब्रेन्स जो है यहाँ पे ओलंपियाड से लेके अरे बाकी सारे एग्जाम्स दिख रहे हैं, सबकी तैयारी कराते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ऐसा नहीं है कि आपको भाई कोई कूपन कोड बाय नाउ बोले, 2-3 वीडियो आपने देखी हमारी और कोई कोड मांग ले।
बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट्स सभी जगह हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रह सकते हैं आप टीचर्स से। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।